आवाज नहीं है यार, अभी ध्यान दो यार। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो जरा पहला एप्लीकेशन बताओ। क्या है? टू मेजर ईएमएफ एंड व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? कौन बताएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है? एक साथ नहीं है, जिसको अलग से बताना है बता दे भाई। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है? हाँ बोल। ओके, और ध्यान दो अब यहाँ पे। तो हाँ, क्या बोल रहा तू? हाँ वो ठीक है, गलत बोल, मतलब इनकम्प्लीट बोल रहा था। और कोई? और कोई? हाँ बोल। एनर्जी नहीं है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। हाँ, क्योंकि वो एनर्जी बोलेगा तो फिर वो यूनिट सेम हो जाएंगे ना, जबकि यूनिट सेम नहीं है। हाँ ओके, तो इन्हें हटा दो। ओके, सो ध्यान दो अब यहाँ पे। सही बोला है उसने, बाकी लोगों को सुनाई दिया कि नहीं मालूम नहीं। देखो, ये एक वायर है, राइट? इस वायर में एक रेजिस्टेंस होगा ही होगा। जैसे कोई डिवाइस है, ट्यूबलाइट है, टीवी है, कोई डिवाइस इधर लगा हुआ है, राइट? और जो डिवाइस है तो एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी कंज्यूम जो भी करता है उसके पास रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? अब इसमें से एनर्जी, अगर इसको एनर्जी देना है तो फिर यहां से इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप तो जाएगा नहीं, रैंडमली ओरिएंटेड होता है। तो इलेक्ट्रॉन को निगेटिव, मतलब इस वायर में से, सारे वायर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने आप ही होते हैं, वो इधर उधर मूव होते। बस उन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के यहां से इधर तक मूव करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करना मतलब वर्क डन करना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मतलब चार्ज के ऊपर। तो जो वर्क डन आपने किया चार्ज के ऊपर, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, मैं बोलूंगा वायर बेसिकली, बिकॉज सेल को छोड़ा तो बाकी बचा क्या? तो वायर में से चार्ज मूव करने के लिए जो वर्क डन लगा है ना, ऑन द चार्ज, वर्क डन ऑन द चार्ज, वायर में से, हाँ वायर में से, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और उसको किससे डिनोट करते हैं? V से। और उसकी वैल्यू I इंटू आर से मैच करती है। इसकी जो वैल्यू है ये I इंटू आर से क्या करती है? मैच करती है। मतलब ये इसकी वैल्यू निकालोगे और वोल्ट मीटर से ये वैल्यू निकालोगे तो बिल्कुल सिमिलर आती है। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, अब EMF क्या है? तो अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन को आपने निगेटिव से कहां लेके गए? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन यहां तक तो आया ना, ओके? तो अब इलेक्ट्रॉन यहां तक तो आया। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, अगर सारे इलेक्ट्रॉन यहां ही जमा हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद, तो फिर दोबारा एनर्जी कौन लाएगा इधर? बिकॉज ट्यूबलाइट क्या एक ही बार काम करनी चाहिए क्या? बार बार काम करनी चाहिए, तो उसको बार बार एनर्जी देना है ना। तो एनर्जी लाने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। बट अगर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जमा हुए तो दोबारा एनर्जी लाने के लिए कोई है? नहीं है। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को इधर लेके जाना भी जरूरी है। तो वो इलेक्ट्रॉन को अभी इधर पुश करेंगे, किसके अंदर से पुश करेंगे? सेल के अंदर से। तो ये सेल का इंटीरियर पार्ट है। तो सेल के इंटीरियर पार्ट में से हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। बट उस पुश करने के लिए भी तो क्या लगेगी? एनर्जी, क्योंकि ये न चार्ज निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव है, तो उसको पुश करना पड़ेगा ना, वो अपने आप तो जाएगा नहीं। तो अगेन वर्क करना पड़ेगा, किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। बट वो वर्क किसके अंदर हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है, राइट? और एक वर्क डन पर यूनिट चार्ज आया। ये जो वर्क डन है ये मैच करता है I इंटू आर से। I इंटू आर से क्यों? I मतलब करंट आपका, जैसे इधर है, और R मतलब रेजिस्टेंस, बट वो किसका? सेल का।
मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये वाला जो रेजिस्टेंस है किसका है? क्योंकि अभी वर्क डन हम लोग वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके अंदर का निकाल रहे हैं, तो फिर करंट भी सेल के अंदर का और रेजिस्टेंस भी राइट, तो I इंटू आर, और इन दोनों को ऐड कर दो अभी, तो आपको आ जाएगा टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये जो टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वायर प्लस सेल, उसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। अभी भी नहीं समझा? अब इस ईएमएफ को मेजर करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? पोटेंशियोमीटर, बराबर है। बट वायर के बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। वायर के मतलब वायर के बाहर का बोल रहा हूं, सेल के बाहर का, मतलब वायर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आप पोटेंशियोमीटर भी यूज कर सकते हो और वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हो। क्या? और तो पोटेंशियोमीटर के पास तो दोनों कैपेबिलिटी है। पोटेंशियोमीटर ईएमएफ भी मेजर कर सकता है और वायर का भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। क्लियर है क्या? बट जो वोल्ट मीटर होता है वो ईएमएफ नहीं मेजर कर सकता, वो क्या मेजर कर सकता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, पोटेंशियल डिफरेंस यस अक्रॉस वायर। तो वायर के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप एक तो पोटेंशियोमीटर यूज करो या वोल्ट मीटर यूज करो। ठीक, तो तुम्हारे घर पे जो इलेक्ट्रिशियन आता है उसके हाथ में पोटेंशियोमीटर होता है कि वोल्ट मीटर होता है? क्यों? क्योंकि पोटेंशियोमीटर हाँ हेवी है, बल्कि है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, मोबाइल नहीं हो, है ना। बट वोल्टेज जो है सॉरी वोल्ट मीटर जो है वो मोबाइल है, मोबाइल मीन्स विच इज मूवेबल, है ना। सो पहला वाला आपको यूज समझ में आया पोटेंशियोमीटर का? इट कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ एज वेल एज, और ईएमएफ का सिंबल ई है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल वी है। ठीक, दूसरा यूज इट कैन कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ सेल्स। तो सेल्स के ईएमएफ कंपेयर करने के लिए भी आप किसका यूज कर सकते हो? मेथड 1 मेथड 2 याद करो, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, और दूसरा मेथड है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो ये दो मेथड से आप लोग ईएमएफ्स का रेशियो ले सकते हो, और ईएमएफ का रेशियो लेना मतलब ईएमएफ्स को क्या करना? कंपेयर करना। तो ये भी एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का। ये हमने पढ़ लिया है, ये हमने समझ लिया है, राइट, क्योंकि इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं था, ये तो समझने लायक है। ये हमने पढ़ लिया है, दोनों मेथड हमने पढ़ लिए। तीसरा एप्लीकेशन क्या है? तीसरा एप्लीकेशन जो इंटरनल रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है? सेल का, आपको सेल का होता है। ओके, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये भी हमने कल सीख लिया है। ओके, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग पोटेंशियोमीटर की मदद से इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो, और कल हमने मेजर कर भी लिया था। वो आया था स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। एलसीएम निकालोगे तो L1 माइनस L2 अपॉन L2। इसमें स्मॉल r सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल R वो हाँ सेल के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस बॉक्स है या वायर है उसका रेजिस्टेंस, L1 पहले नल पॉइंट का लेंथ और L2 दूसरे नल पॉइंट का लेंथ। और नल पॉइंट का लेंथ हमेशा हाई पोटेंशियल पॉइंट से गिना जाता है, वो हमारे डायग्राम में A से डिनोट करते हैं हम लोग इसको। खैर, तो ये हुआ आपका तीसरा एप्लीकेशन किसका? पोटेंशियोमीटर का। ये भी कल हमने सीख लिया। ओके, फोर्थ एप्लीकेशन इज इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर जो है वो कैसे यूज हो सकता है? वोल्टेज डिवाइडर। फिफ्थ एप्लीकेशन ऑडियो कंट्रोल, मतलब आप पोटेंशियोमीटर को यूज करके ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हो, राइट, साउंड का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। और आप लोग इसको सेंसर जैसा भी यूज कर सकते हो, सेंसर फॉर मूविंग पार्ट्स इन मशीन। मशीन में जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनमें सेंसर जैसा काम भी कर सकता है। ये तीनों में तुम्हें एक्सप्लेन करवाता हूं आज।
ठीक है, इनमें हमें नोट्स तुम लोग बाद में कंप्लीट कर लेना, तुम्हारे पास प्रिंटेड नोट्स है, वहां से नोट्स ले सकते हो आप इसकी, बट मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, ऑडियो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और सेंसर जैसा काम कैसे करता है, वो एक्चुअली एक ही है, तीनों भी एक ही है, एक चीज देखा जाए तो। ओके, सो सपोज वोल्टेज डिवाइडर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज हमने एक सेल लिया, ठीक है, और ये की है ऑन एंड ऑफ करने के लिए, ये सेल का ईएमएफ ई है, और ये सेल को कनेक्ट किया, वायर, एक वायर लिया, ओके, और उस वायर में हमने कोई डिवाइस लगा दिया, कोई भी डिवाइस, जैसे कि टीवी, जैसे कि एसी, जो भी डिवाइस आपने यहाँ पे लगा दिया, और ये डिवाइस हमने इधर वायर के ये सेल के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये वायर है, वायर में तुम्हारा एसी कनेक्टेड है, वो वायर के दो टर्मिनल यहाँ पे आके कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये सेल है, सेल के कारण मान लो इधर पोटेंशियल डिफरेंस आता है, कुछ ना कुछ आएगा ही, क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये हाई पोटेंशियल हुआ, और ये निगेटिव से कनेक्टेड है तो लो पोटेंशियल हुआ। तो हमेशा मैं तुम्हें एग्जांपल लेता हूँ 100 वोल्ट और 20 वोल्ट का। तो अब मुझे बताओ इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, 80 का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, और ये जो भी डिवाइस रहेगा, फैन, टीवी, मोबाइल, जो भी है, उसके अक्रॉस 80 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक, बट अगर ये ऐसा डिवाइस है जिसको वेरिएबल पोटेंशियल चाहिए, मतलब कभी इसको 80 वोल्ट चाहिए, कभी इसको 20 वोल्ट चाहिए, राइट, तो ये पॉसिबल है क्या? तुम बोलोगे बट सर ये क्यों पॉसिबल होना चाहिए, मतलब इसको वोल्टेज अलग अलग क्यों चाहिए होगा? तो हम लोग एसी की बात कर लेते। चलो, आजकल जो एसी आते हैं वो इन्वर्टर एसी आते हैं, उसके अलावा एक आपने पढ़ा होगा स्मार्ट टेक्नोलॉजी इन्वर्टर है, मनी सेव करता है, राइट। क्या होता है उसमें एक्चुअली, जब वो लोग ऐसा एडवर्टाइज करते हैं तो उसका एक्चुअली कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। क्या है, सपोज हम लोग पहले क्या होता था, सपोज 2 टन कैपेसिटी का एसी घर पे लेके आया, और 2 टन कैपेसिटी का आपको पता है, इसका मैंने कंसेप्ट तुम्हें समझाया था थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक। तो 2 टन कैपेसिटी का अपने एसी लेके आए, अब उसकी कैपेसिटी 2 टन ही है। अब वो भले ही आपका रूम छोटा हो या बड़ा हो, या फिर आपको 2 टन की रिक्वायरमेंट हो या 2 टन की रिक्वायरमेंट ना हो, राइट, वो 2 टन का कैपेसिटी का एसी है, तो 2 टन के उतना वो एनर्जी क्या कर लेगा, कंज्यूम करेगा। बट व्हाट इफ वो एसी अगर 1 टन की रिक्वायरमेंट हो तो 1 टन ही कंज्यूम करे, 1.5 टन की रिक्वायरमेंट हो तो 1.5 टन कंज्यूम करे, ऐसा रहेगा तो बेस्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाएगी। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे आप ऐसा समझो कि आपके पास एक बल्ब है और आपके जरूरत के टाइम अपने आप वो ब्राइटनेस एडजस्ट कर रहा है, फिक्स ब्राइटनेस नहीं दे रहा है। आपको लगता है कि अब मुझे खाली रीड करना है या मुझे सोना है तो बहुत डिम लाइट चाहिए, तो वो आपने डिम लाइट कर ली उसने। अब आप जगह हो, आपको ऐसा चाहिए कि बहुत ब्राइट लाइट चाहिए, तो ब्राइट लाइट कर दी। तो अगर ऐसा चेंज होगा तो इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, बस सेव हो जाएगी, मतलब आपको जितना चाहिए उतना यूज होगा। बस वही है, वही लॉजिक समझो। तो अगर आपको 1 टन कैपेसिटी का, मतलब एसी 1 टन पे ही चलना चाहिए, तो 1 टन कैपेसिटी के लिए जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो कम रहेगी, और 1.5 टन के लिए वोल्टेज की कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है क्या? सो इसका मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग आपको वोल्टेज चाहिए। बट इस वाले केस में आपने वो ये जो 2 पॉइंट के अंदर आपने 2 पॉइंट के अक्रॉस इसको कनेक्ट कर दिया है, राइट। अब इधर क्रिएट हुआ है 100, इधर क्रिएट हुआ है 20, 100 माइनस 20 कितना होगा, 80। इसकी जरूरत हो या ना हो, इसको 80 ही मिलने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर हमें तो वेरिएबल चाहिए, तो वो कैसे अचीव करेंगे? तो हम लोग यहाँ से डिवाइस निकाल लेंगे, यहाँ पे जस्ट एक वायर रखेंगे, ठीक है। इस वायर को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियोमीटर वायर। अच्छा, कोई सोचता होगा यार पोटेंशियोमीटर वायर ये कौन सा एक स्पेशल वायर है शायद। तो पोटेंशियोमीटर वायर का मतलब ऐसा वायर है जिसमें पोटेंशियल का फॉल हो रहा है। अगर आप 100 to 20 देखोगे तो पोटेंशियल क्या होते जा रहा है। सो एनी वायर इन विच देयर इज अ फॉल ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड एज। तो एक बात बोलूं, सारी वायर तो पोटेंशियोमीटर ही वायर है, क्योंकि हर वायर क्या है, 2 पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल का क्या होता है, इसलिए तो उसमें से क्या फ्लो होता है। तो आप किसी को भी पोटेंशियोमीटर वायर बोल सकते हो, बस पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए,
या फॉल होना चाहिए। खैर, तो ये इधर पोटेंशियल हाई है इधर लो है तो फॉल हो ही रहा है ना, तो ये भी होगी पोटेंशियोमीटर और ये हुआ पोटेंशियोमीटर सर्किट। ठीक, अब आगे सुनना। अब वो जो डिवाइस है जिसको आपको अलग अलग वोल्टेज देना था, वो डिवाइस आप लोग एक काम करो, दो वायर लो, उन दो वायर के बीच में वो डिवाइस कनेक्ट करो। क्लियर है? एक साइड ए के साथ फिक्स कर दो और दूसरे साइड एक स्लाइडर लगा दो। स्लाइडर मतलब जॉकी जैसा, कि आपके जहां जरूर मतलब जितना वोल्टेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको स्लाइड करके फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मान लो हमने स्लाइडर जो है वो यहां कनेक्ट कर दिया, लेट्स से यहां कनेक्ट कर दिया मैंने स्लाइडर। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ, ये 100 है, मान लो ये 100 से कम ही रहेगा, लेट्स से ये 70 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? तो अब मुझे बताओ डिवाइस के एक तरफ कितना वोल्टेज है और दूसरी तरफ 70, क्योंकि वो इधर कनेक्टेड नहीं है, वो काफी उसके पहले है। तो अब बताओ ये दोनों में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? हाँ, करेक्ट। तो आपने इधर कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया? 30 वोल्ट का। सपोज आपको ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट आ गई, तो आप उस स्लाइडर को थोड़ा आगे पुश करो। वो जो स्लाइडर है ना यहाँ पे ऐसा लगा हुआ था ना, उसको थोड़ा आगे पुश करो। आगे पुश कर दिया, अब वो यहां आ गया। अब ये 70 से और कम होगा, मान लो ये 50 है, तो 100 माइनस 50 कितना हुआ? 50 वोल्ट। तो अब आपके इस डिवाइस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आया? 50 वोल्ट। दैट मीन्स आप अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? वोल्टेज क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो, राइट? वोल्टेज को डिवाइड कर दिया ना, पहले से आपने 30 वोल्ट लिया था, 100 माइनस 70 30, अभी 100 माइनस 50 50। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से वोल्टेज ले रहे हो, राइट? दिस इज कॉल्ड एज वोल्टेज डिवाइडर। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो तुम्हारा पोटेंशियोमीटर सर्किट है, अरे पोटेंशियोमीटर सर्किट कुछ नहीं होता है, सेल होता है, की होता है और एक वायर होता है, वो हुआ पोटेंशियोमीटर सर्किट। उस पोटेंशियोमीटर सर्किट को आपने वोल्टेज डिवाइडर जैसा यूज कर लिया। जितना वोल्टेज चाहिए उतने उस नीड के अकॉर्डिंग स्लाइडर को स्लाइड करो और उतना वोल्टेज अपने डिवाइस के अंदर क्या करो? सेंड करो। क्लियर है क्या? ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज। अभी भी नहीं समझा? डाउट है? काम कैसे करता समझा? बस स्लाइडर को मूव करना है। ओके, अब इसी में मैं तुम्हें समझा देता हूं ऑडियो कंट्रोल। ठीक है, तो ऑडियो कंट्रोल में आपने देखा होगा जो साउंड का जो डिवाइस है उसके ऊपर नॉब लगा रहता है। नॉब, बटन, उसको घुमाते हो आप तो साउंड इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, या बटन को घुमाने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो तुमने सोचा है क्या वो नॉब को मूव करने से होता क्या है? तो जब आप नॉब को मूव करते हो, आप ऐसा समझो कि ये सर्किट आपके साउंड में लगा हुआ है, साउंड के सिस्टम में ये सर्किट लगा हुआ है, और जो तुम्हारा स्लाइडर है वो स्लाइडर ऐसा ना, मतलब उसके ऊपर आपने एक प्लास्टिक का बॉडी लगा दिया और स्लाइडर के ऊपर एक नॉब लगा दिया। स्लाइडर के ऊपर क्या लगा दिया? नॉब। अभी आपको स्लाइडर नहीं दिख रहा है बट नॉब दिख रहा है, बट नॉब के पीछे कौन है? तो अगर मैं स्लाइडर को राइट साइड घुमा रहा हूं मान लो, तो ये इस तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। अरे ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, राइट? तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी, करंट बढ़ेगा तो वो जो साउंड है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली वो नॉब अगर मैंने लेफ्ट में घुमा दिया, इस तरफ कर दिया, तो स्लाइडर पीछे आएगा, स्लाइडर पीछे आया, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट भी, तो वॉल्यूम भी। तो यही है ऑडियो कंट्रोल। तो वोल्टेज डिवाइडर इटसेल्फ इज अ, बस स्लाइडर के जगह पे क्या लगा दिया? नॉब लगा दिया। क्लियर है क्या? तो ये हो गया ऑडियो कंट्रोल, मतलब पोटेंशियोमीटर एज अ ऑडियो कंट्रोल। ठीक, अब आगे तीसरा इसका और एक यूज वो है, दैट इज सेंसर। सेंसर फॉर मूविंग पार्ट इन मशीन। सो कोई मशीन है जिसमें कोई मूविंग पार्ट है, तो उस मूविंग पार्ट के लिए एज अ सेंसर हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं। तुम बोलोगे समझाने क्या है? सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा मशीन है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, तो उनके अंदर तो भाई मशीन्स, काफी हेवी मशीन्स होती है, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो मैकेनिकल पार्ट्स जो मूव होते हैं, और उनके मूव होने से वो मशीन काम करती है, राइट? तो अब मान लो किसी मशीन में देयर आर n नंबर ऑफ पार्ट्स, और किसी पर्टिकुलर पार्ट्स ने मूव होना छोड़ दिया,
मतलब वर्क नहीं कर रहा है, दैट पार्ट इज नॉट मूविंग, अ पर्टिकुलर पार्ट इन अ मशीन, अ बिग मशीन, उसमें पर्टिकुलर पार्ट क्या नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है. नाउ हाउ टू नो इट, क्योंकि देर आर एन नंबर ऑफ पार्ट्स. ठीक है, तो अगर मान लो वहां पे 50 पार्ट्स है, 50 में से कोई एक मूव नहीं हो रहा है, तो कैसे पता करें? एक तरीका ये है कि आप पूरा मशीन खोल दो और फिर उसको ऑन करो और फिर देखो 50 में से कौन सा मूव नहीं हो रहा है, राइट? बट ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और वायबल भी नहीं है. तो उससे बेटर है कि आप सारे जितने मूविंग पार्ट है उनमें सेंसर्स लगा दो. क्या लगा दो? और अगर वो मूविंग पार्ट में कुछ चेंज आया तो वो सेंसर सेंस कर देगा और आपको बता देगा कि इस पर्टिकुलर पार्ट में, मतलब वही वाला सेंसर, अगर मान लो 50 पार्ट्स है तो आप 50 सेंसर्स लगा दो. तो एक पर जो भी, और आपको पता है कि ये सेंसर इस वाले पार्ट का है, तो उस पर्टिकुलर सेंसर से आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर पार्ट में माल फंक्शन है या काम नहीं कर रहा है. तुम बोलोगे बट ये वर्क कैसे करेगा? सिंपल है काफी. मान लो सपोज एक मूविंग पार्ट है, ठीक है, और वो मूविंग पार्ट हमने स्लाइडर के साथ ज्वाइन कर दिया. मतलब जो मूविंग पार्ट है ना, उस मूविंग पार्ट को हमने ज्वाइन कर दिया, इधर अंदर स्लाइडर के साथ ज्वाइन कर दिया. ये स्लाइडर जो है उसके साथ, स्लाइडर इज दिस इज अ सेंसर, और इसका जो भी आउटपुट रहेगा, इस सर्किट का जो भी आउटपुट रहेगा वो हम लोग बाहर लेंगे, बाहर का डिस्प्ले पे, डिस्प्ले यूनिट पे इसका आउटपुट लेंगे. ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये जो पार्ट है, मान लो ये पार्ट मूव हो रहा है, ठीक है, ये क्यों मूव हो रहा है? किसी को स्लाइडर की वजह से नहीं, उल्टा इस पार्ट के कारण कौन मूव हो रहा है? स्लाइडर मूव हो रहा है. ये पार्ट क्यों मूव हो रहा होगा? क्योंकि तुम्हारी मशीन काम कर रही है. तो मशीन के काम करने से ये पार्ट क्या हो रहा है? तो पार्ट मूव हो रहा है तो पार्ट आगे जा रहा है, बाद में वो पीछे भी आएगा, क्योंकि मशीन में साइकिल्स रिपीट होती है, बार बार काम करता है ना वो. तो ये आगे जाएगा तो ये पीछे भी आएगा, तो आगे जाएगा तो स्लाइडर आगे जाएगा, स्लाइडर आगे जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो फिर इसका करंट फ्लो होगा ऑफकोर्स, और निडल भी मूव होगा. ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा निडल मूव होगा, कम करंट फ्लो होगा तो कम फ्लो होगा. समझ में आ रहा है क्या? तो अगर वो निडल मूव हो रहा है कि नहीं, या तो यहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगा ऑन, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है. बट अगर ये पार्ट ने वर्क करना छोड़ दिया, अरे या नहीं, तो फिर क्या होगा? ये स्लाइडर ना आगे जाएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज, तो निडल जो है वो मूव ही नहीं करेगा, वो एक ही पर्टिकुलर रीडिंग शो करेगा. मान लो 100 माइनस 30 पे, 100 माइनस 70 30 है, तो वो 30 पे स्टक करेगा, ना आगे जाएगा ना, बिकॉज वो मूविंग पार्ट मूव नहीं हो रहा है, उसकी वजह से स्लाइडर भी क्या नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है. तो हमें पता चल जाएगा कि वो मूविंग पार्ट मूव नहीं हो रहा है, इसलिए ये रीडिंग भी क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है. अब आपको बस उस पर्टिकुलर पार्ट को ही ठीक करना है, आपको पूरा मशीन खोल के सारे पार्ट्स को एक एक करके चेक करते बैठने की जरूरत नहीं है. तो कोई बड़ा मशीन है और उसमें अगर बहुत सारे मूविंग पार्ट है, तो उन मूविंग पार्ट को एज अ सेंसर, मतलब मूविंग पार्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको एज अ सेंसर आप लोग क्या अटैच कर सकते हो? पोटेंशियोमीटर. राइट, क्लियर है क्या? तो इस तरीके से पोटेंशियोमीटर के ये अलग अलग यूजेस है. तो सारे यूजेस मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रख दिए, आप ये यूजेस एक बार देख लेना. और लास्ट के 3 यूजेस मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिए, नोट्स तुम लोग कंप्लीट कर लेना प्रिंटेड नोट से. कुछ डाउट है यहाँ पे? वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट कैसा है वो मैंने पीछे ड्रॉ कर लिया है. राइट, सो यूजेस क्लियर है? बोलो, पोटेंशियोमीटर क्या मेजर कर सकता है? और वो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर भी कर सकता है, बिल्कुल. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मेजर कर सकता है, वोल्टेज को डिवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू वोल्ट, जितना भी हमारा नीड है उतना वोल्टेज हमें दे सकता है, ऑडियो कंट्रोल में हेल्प करता है, और मूविंग पार्ट्स के लिए एज अ सेंसर भी वो वर्क करता है. राइट, तो ये सारे यूजेस है, एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर के. राइट, आगे हमें सीखना है दैट इज मेरिट्स ऑफ पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर. ठीक है, सो ध्यान देते रहना. सो व्हाट आर द मेरिट्स या एडवांटेजेस? पोटेंशियोमीटर के पास कौन से एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू वोल्टमीटर? क्योंकि वोल्टमीटर भी वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियोमीटर भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. तो फिर दोनों में से, मतलब पोटेंशियोमीटर के पास क्या ऐसा अलग है, क्या एडवांटेज है एज कंपेयर टू वोल्टमीटर?
पहली चीज तो आपको पता है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है किसके कंपैरिजन में? क्यों एक्यूरेट होता है? तो मैं बहुत बार समझा के थक गया हूं। मान लो ये वोल्ट मीटर है ना? तो वोल्ट मीटर और ये वायर है जिसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है? तो वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्ट मीटर का काम ये है कि इस ए बी वायर के अक्रॉस क्या मेजर करना? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? मतलब जितना भी करंट उसमें से जा रहा है मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ये प्रोडक्ट कर ले लेना, ठीक है? ये किसका काम है? तो वोल्ट मीटर अपने अंदर थोड़ा सा भी करंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसको पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर करने का है ना, तो करंट क्यों लेगा अपने अंदर? तो वोल्ट मीटर वही अच्छा होता है जो अपने अंदर मिनिमम करंट लेता हो या करंट लेता ही नहीं हो, राइट? तो फिर वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों में से जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो मिनिमम करंट अंदर लेगा और ये एरर भी उसमें मिनिमम रहेगा। तो अगर तुम में से किसी को समझ में नहीं आ रहा है, जिसने पहले लेक्चर अटेंड नहीं किया है, तो वो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक सर्किट है या एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है बाय सम एक्सटर्नल मींस। कैसे? ये सेल है और सेल लगा दिया, की लगा दिया सेल, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से करंट शुरू हुआ। मान लो ये करंट जो है वो 10 एम्पियर का करंट है और ये रेजिस्टेंस जो है 5 ओम का है, राइट? तो करंट हो गया 10 एम्पियर और रेजिस्टेंस हुआ 5 ओम। तो इस यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ बोलो? I इंटू आर, विच इज 10 इंटू 5 विच इज 50 ओम, बराबर है? तो हमें पता है कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 50 ओम है। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा दूं या वोल्ट मीटर लगा दूं तो वो भी हमें कितना रीडिंग शो करना चाहिए? 50 वोल्ट, इतना रीडिंग शो करना चाहिए, 50 वोल्ट। समझा कि नहीं? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो। तो चलो हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ये हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ओके, और ओके ऐसा कनेक्ट कर दिया। अब ये वोल्ट मीटर हमें कितना रीडिंग देना चाहिए? 50 वोल्ट। बट मान लो ये देखो, जैसे ही आपने इधर वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, अब ये जो करंट इधर आएगा उस करंट के लिए कितनी ब्रांचेस बन जाएगी? 2, एक ब्रांच है और एक ब्रांच है। तो अब अगर मान लो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम है, तो फिर इधर कुछ ना कुछ करंट जाएगा। तो मान लो इधर 2 एम्पियर करंट गया, बट बचा हुआ 8 एम्पियर इधर गया, तो 8 इंटू 5 कितना होगा? 40। अब इधर का पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना मेजर करेगा? 40 मेजर करेगा, जबकि उसको कितना मेजर करना चाहिए था? तो उसने 40 क्यों मेजर किया? क्योंकि उसने 2 एम्पियर करंट अपने अंदर लिया। अगर वो 2 एम्पियर करंट अपने अंदर नहीं लेता तो वो पूरा कितना मेजर करता? करेक्टली मेजर करता। तो वोल्ट मीटर कैसा होना चाहिए? जिसका रेजिस्टेंस काफी हाई होना चाहिए, सो दैट वो अपने अंदर मिनिमम करंट ले या नहीं ले, तो फिर वो पूरा का पूरा करंट यहां से पास हो जाए और 10 इंटू 5 कितने का रीडिंग मिले और एरर मिनिमम रहे। क्लियर है कि नहीं? तो कौन सा वोल्ट मीटर अच्छा है? जिसका करेक्ट। तो पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में से कंपेयर करूं तो रेजिस्टेंस किसका हाई है? करेक्ट, बहुत ज्यादा हाई, क्योंकि उसमें जो वायर होती है उसकी लेंथ ज्यादा होती, लेंथ ज्यादा होने के कारण उसका रेजिस्टेंस भी, तो इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट है, राइट? एक्यूरेट भी है और सेंसिटिव भी है। अब सेंसिटिव वर्ड अलग है, एक्यूरेट वर्ड अलग है। अच्छा, सेंसिटिव का मतलब क्या है? तो अगर मैंने बोला देखो ये एक वायर है और इस वायर में ध्यान देना, इस वायर में 1/10 हाँ ठीक है 1/10 एम्पियर इतना करंट जा रहा है, ठीक है? और कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूं, और यहां पे लेट्स से 1 ओम का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कितने ओम का लगा हुआ है? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो V इज इक्वल टू आई आर, तो 1/10 इंटू 1 कितना होगा? 1/10 विच इज 0.1 वोल्ट, इतना होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है मान लो, तो मेजर करने के लिए मेरे पास चॉइस है वोल्ट मीटर की और, तो ये एक एक करके दोनों कनेक्ट करूंगा, राइट? जो मुझे करेक्ट वाला रीडिंग देगा तो वो मैं बोलूंगा वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो बोलोगे क्यों सर? वो इसीलिए क्योंकि इतना मिनिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना कम पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी अगर कोई डिवाइस एक्यूरेटली मेजर कर पाता है तो हम लोग ऐसे डिवाइस को सेंसिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वोल्ट मीटर का दिक्कत ये है कि वोल्ट मीटर जो है इतना छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर ही नहीं कर पाता, राइट? वो जो वोल्टेज मेजर करता है वो थोड़ी बिगर वैल्यू ऑफ वोल्टेज मेजर करता है, ये इतनी स्मॉल वैल्यू वो मेजर नहीं करता, राइट? बट पोटेंशियोमीटर जो है
तुम अगर 0.01 वोल्ट को भी मेजर करने बोल दोगे पोटेंशियोमीटर को, तो वो भी मेजर कर लेगा वो। तो ज्यादा सेंसिटिव कौन हुआ, पोटेंशियोमीटर की वोल्टमीटर? स्मॉलर पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं, स्मॉलर वोल्टेजेस जो होते हैं, वो भी मेजर कर सकता है कौन? और ये खाली बिगर वैल्यूज को मेजर करता है, इसलिए ये क्या है, सेंसिटिव है, राइट। इसके कंपैरिजन में एक्यूरेट भी है और तो वापस से पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर इज मोर, रीजन क्या है, उसका रेजिस्टेंस हाई है इसके कंपैरिजन में। कुछ डाउट है? अच्छा, इसका डीमेरिट पॉइंट क्या है फिर? ठीक है, एक ही डीमेरिट है कि ये बहुत बल्कि है, मूवेबल नहीं है। और दूसरी चीज, इसको सेटअप करना पड़ता है, पहले सेल लगाओ, की लगाओ, रियोस्टेट लगाओ, वायर लगाओ, है ना। और इसको सेटअप करने की जरूरत, ये डायरेक्ट मेजरमेंट करता है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट किससे पॉसिबल नहीं है? ऑल्दो वो सेंसिटिव है, करेक्ट है, एक्यूरेट है, बट वो डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं देता, उसको सेटअप की जरूरत पड़ती है, और ये डायरेक्ट मेजरमेंट देता है। तो आप लोग को ये प्रिपेयर करके जाना चाहिए, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, तो क्या क्या मेरिट्स आए बोलो? मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट देन वोल्टमीटर। ठीक है, उसके अलावा ज्यादा एप्लीकेशन है, मोर एप्लीकेशन देन वोल्टमीटर। जैसे ये ईएमएफ को कंपेयर कर लेता है, ऑडियो कंट्रोल कर सकता है, वोल्टेज डिवाइडर जैसा काम कर सकता है, तो इसके एप्लीकेशंस भी ज्यादा है, इसके एप्लीकेशंस। अच्छा, हाई रेजिस्टेंस हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस देन द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से ज्यादा इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए वो एक्यूरेट भी है। तो ये सारे उसके मेरिट्स हुए, राइट। डीमेरिट क्या है बोलो? हाँ, यस, नॉट पोर्टेबल या नॉट इजीली मूवेबल। हाँ, और दूसरा, अरे हेवी, अभी क्या बोले, इजीली मूवेबल नहीं, मतलब हेवी है ना भाई, ये भी लिखो क्या, सही से चल रहा है क्या? आंसर को लंबा खींचो बोले। सो इसमें डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं आता, इसको सेटअप की जरूरत पड़ती है। तो ये दो डीमेरिट हुए किसके? राइट, समझ में आ रहा है क्या? और वोल्ट मीटर का एक ही मेरिट है, पोर्टेबल है और डायरेक्ट मेथड है, मतलब डायरेक्टली मेजर कर सकता है, राइट। एक्यूरेट नहीं इतना, ठीक है। एनीवेज, सो ये हो गया पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर का कंपैरिजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे नेक्स्ट हम लोग अभी डिस्कस करने वाले वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर का दूसरा नाम क्या है बोलो? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा, वैसे गैल्वेनोमीटर को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों बोलते हैं? तो ये आप गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस है ना, एज ए डिवाइस, उसका वर्किंग आप लोग, एक आगे चैप्टर है, मे बी ये आगे वाला ही, इसके बाद वाला, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें आप लोग सीख जाओगे वो वोल्ट मीटर। अबे सच में चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, सीखोगे तो हो गए ना। सो वहां पे गैल्वेनोमीटर डिटेल में है, मतलब उसका वर्किंग डिटेल में है, ठीक है। यहाँ पे मैं बस तुम्हें थोड़ा बता रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि मैं उसका नाम लिखा है ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो उसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों बोलते हैं, ठीक है। वैसे एक बात बताओ, गैल्वेनोमीटर का हम लोग यूज क्या करते हैं? तो ये बोलो, करेक्ट, करंट सेंसिंग डिवाइस। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिंग डिवाइस? सेंस करना और मेजर करना दो अलग अलग चीजें। तो मैंने इधर करंट मेजरिंग डिवाइस नहीं लिखा है, करंट सेंसिंग डिवाइस है, बराबर है। हाँ, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं देखेगा। अच्छा, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं ये बताएगा। तो ये करंट को सेंस करने के चक्कर में हमने इसको बहुत ज्यादा सेंसिटिव रखा है, मतलब ये हाईली सेंसिटिव है। अच्छा, हाईली सेंसिटिव का मतलब ही मैंने तुम्हें समझाया था,
यस, छोटा सा डिफ्लेक्शन हुआ तो भी दिखाता है, ये गलत है। छोटा सा करंट फ्लो हुआ तो भी लार्ज डिफ्लेक्शन देता है, राइट। तुमको अगर याद होगा तो मैंने तुम्हें समझाया था कि मान लो गैल्वेनोमीटर में ऐसा होता कि अगर मान लो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो थोड़ा मूव करेगा, और 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ज्यादा मूव करेगा। मतलब कम करंट के लिए कम मूव करेगा, ज्यादा करंट के लिए ज्यादा मूव करेगा। अगर ऐसा होता तो मान लो सपोज लेट्स से हम लोग कितनी बार ऐसा होता है कि लेट्स से ये मेरे एज्यूम करो ये निडल ही है गैल्वेनोमीटर का, और ये निडल जो है वो एग्जैक्ट जीरो पे नहीं है। एग्जैक्ट कहां पे नहीं है, बट तुम्हें फील भी नहीं होगा कि एग्जैक्ट जीरो पे है या नहीं है, क्योंकि वो जीरो से थोड़ा ही कहां है, आगे। तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे और हम लोग देखेंगे यार ये तो ऑलमोस्ट जीरो के नजदीक है, मतलब करंट नहीं होगा, और फिर हम लोग लाइव वायर को हैंडल करने जाएंगे। बट करंट थोड़ा बहुत तो होगा तो शॉक तो लगेगा। तो देयरफॉर हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो हो तो जो निडल में जो डिफ्लेक्शन हो बहुत ज्यादा हो। मतलब करंट थोड़ा बट निडल में डिफ्लेक्शन, क्योंकि हमें ये लेना देना नहीं कि करंट कितना है, हमें लेना देना है करंट है या नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हमने इसको सेंसिटिव बना दिया है। सेंसिटिव बनाना मतलब अगर इसमें से अगर 1 मिली एम्पियर करंट भी फ्लो किया, कितना करंट फ्लो किया, बहुत कम करंट है वो, 10⁻³ एम्पियर है वो, इट्स वेरी स्मॉल करंट। तो इतने छोटे करंट के लिए भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है वो। क्या देता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। समझता है क्या, मतलब पूरा का पूरा निडल घूम जाता है जितना भी पॉसिबल है। लाइक अगर 90 डिग्री घूमना पॉसिबल है तो 90 डिग्री तक घूम जाता है वो, राइट। पूरा स्केल डिफ्लेक्शन देता है, कंप्लीट डिफ्लेक्शन देता है इतने छोटे से करंट के लिए। और अच्छा भी तो है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा तो कोई भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता, राइट। डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा है तो बोलेगा करंट तो है सर्किट में, राइट। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, करंट को सेंस करना, और इवन फॉर स्मॉल करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन देना। ठीक है, ये काम किसका है। तो अभी ये सोचते हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हुआ तो निडल मूव कैसे होता है, राइट। तो ये आप लोग, मैंने बोला ना अगले चैप्टर में सीखोगे, उसमें आप लोग क्या सीखने वाले हो कि गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है। गैल्वेनोमीटर बनता ऐसे है कि आप लोग एक हॉर्सशू शेप का मैग्नेट कर लोगे, राइट। सो ये हॉर्सशू शेप का मैग्नेट है और उसके बीच में आप लोग एक कॉइल रखोगे ऐसा, ठीक है। हॉर्सशू शेप समझता है क्या, ऐसा इस शेप का आप लोग एक मैग्नेट लोगे, इसी शेप का क्यू, ये भी आप समझ जाओगे उधर। फिलहाल खाली मैं गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड मुझे कुछ पढ़ाना है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो कैसा बनता है या उसका जो सेटअप है वो कैसा है। तो एक हॉर्सशू शेप का मैग्नेट रहेगा, उसके बीच में एक कॉइल रहेगा। कॉइल मतलब वायर, और उस वायर को बहुत बार घुमाया गया है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉइल। और इस कॉइल में से एक साइड में करंट जाएगा और दूसरे साइड से करंट आएगा। अब जैसे करंट इसमें से जाता है तो ये जो कॉइल है वो घूमने लग जाती है। कॉइल क्या करने लगती है, ये कुछ ऐसा है, आपने 10th स्टैंडर्ड में एसी मोटर सीखा था क्या, है ना। एसी नहीं, आपको डीसी था, 10th में आपको डीसी मोटर था, बट वो घूम गया था कि नहीं था, डीसी था कि एसी था, ठीक है। तो दोनों मोटर में वो कॉइल रोटेट होता है कि नहीं होता था, बस बिल्कुल यही है। यहाँ पे करंट पास होने से टॉर्क क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, और टॉर्क क्रिएट होने के कारण कॉइल मूव होता है, और उस कॉइल के साथ हम लोग निडल लगा देते हैं। क्या लगा देते, तो जैसे ही कॉइल मूव होगा निडल भी क्या होगा, और हमें वो निडल मूव होते हुए दिखेगा, और हम लोग बोलेंगे कॉइल डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, या निडल डिफ्लेक्ट हुआ। निडल क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि कॉइल क्या हुआ, रोटेट हुआ। और कॉइल क्यों रोटेट हुआ, क्योंकि उसमें से करंट पास हुआ, राइट। क्लियर है क्या। सो यही होता है किसमें, बट ये मत सोचो कि कॉइल क्यों रोटेट हुआ, है ना, इसका शेप ऐसा हॉर्सशू मैग्नेट जैसा क्यों है। तो जब हम लोग गैल्वेनोमीटर इन डिटेल सीखेंगे सेटअप को, तब हम लोग इसको समझ लेंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसका काम सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताना है, कितना करंट फ्लो हो रहा है ये बताना नहीं है। दूसरी चीज, वो करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कैसे बताता है, अपनी निडल को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। निडल जो मूव होती है उससे हमें पता चलता है कि सर्किट में क्या है, करंट है, ठीक। और अगर
करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, तो निडल की रोटेशन की डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है। तो फिर आप ये करंट का डायरेक्शन भी देता है और करंट को सेंस भी करता है, करंट की डायरेक्शन भी देता है और करंट को ठीक। ये है कौन, गैल्वेनोमीटर। यहां तक क्लियर है। चलो अब हम लोग चाहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर हमारा एक काम करे, वो काम है करंट को मेजर करना। करंट को मतलब करंट को मेजर करने का काम वैसे किसका है, एमीटर का है। तो हम लोग चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग कुछ गैल्वेनोमीटर को ऐसा कुछ चेंज करे, या गैल्वेनोमीटर को हम लोग ऐसा कुछ सेटअप करे कि गैल्वेनोमीटर अभी हमारा किसके ऐसा काम करे, एमीटर जैसा। तो अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने जा रहे हैं, वो है दैट इज गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर। तो अब बताओ, अब तक जो डिवाइस करंट सेंसिंग डिवाइस था, अब हम लोग उस करंट सेंसिंग डिवाइस को क्या बनाना चाहते हैं, करंट मेजरिंग, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है ना। क्या प्रॉब्लम्स है सुन लो वापस से। गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना चाहते हैं हम लोग, एमीटर बनाना चाहते हैं। एमीटर का काम करंट को क्या करना है, तो जो करंट सेंसिंग का काम है, अब वो करंट को मेजर करने का काम है, राइट। अब इसमें पहला चैलेंज ये है कि गैल्वेनोमीटर नेचुरली बहुत सेंसिटिव है। अब तुम बोलोगे सेंसिटिव है तो क्या हुआ, तो बात ऐसी है, मैंने इधर लिखा है कि 1 मिली एम्पियर करंट के लिए भी वो क्या देता है ना। तो अगर करंट इससे ज्यादा फ्लो हुआ है ना, 1 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो हुआ, 10 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, 50 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, वो तो डैमेज ही हो जाएगा। ये पहला प्रॉब्लम है। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं। तुम बोलोगे क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना कि उसको करंट को सेंस करना था, और आपको पता है कि थोड़ा सा भी करंट फ्लो हो तो ज्यादा डिफ्लेक्शन देना चाहिए, सो दैट वो स्मॉल करंट भी हमसे मिस होना नहीं चाहिए। तो हमने गैल्वेनोमीटर को बहुत सेंसिटिव बना दिया है। तो गैल्वेनोमीटर डिवाइस एज अ नेचुरल, ये जो डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, नेचुरली ये डिवाइस काफी सेंसिटिव है। आप उसकी सेंसिटिविटी आप भी कम नहीं कर सकते, उसका डिजाइन ही ऐसा है कि वो नेचुरली काफी सेंसिटिव है, ठीक। ये डिजाइन ही उसका वैसा है। तो उस कारण क्या होता है कि स्मॉलर कलर करंट के लिए वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। तो फिर अगर ज्यादा बड़ा करंट उसमें से फ्लो करेगा तो वो डैमेज हो जाएगा। तो तुम बोलोगे एक काम करो ना, फिर बड़ा करंट उसमें से फ्लो ही मत करो। बट अभी हम लोग उसको एज अ क्या यूज कर रहे हैं, एमीटर। तो एमीटर का काम तो अपने अंदर करंट लेना है और उस करंट को, अच्छा, कभी करंट को अगर मेजर करना है तो करंट 50 एम्पियर भी हो सकता है, और 100 एम्पियर भी हो सकता है, और 1 एम्पियर भी हो सकता है। मतलब करंट स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है, राइट। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके अंदर इतना ही करंट पास होने दो। तो वापस से क्या बोल रहा था मैं कि गैल्वेनोमीटर जो है वो हाईली सेंसिटिव, करंट सेंसिटिव डिवाइस है। दैट इज व्हाई इवन फॉर स्मॉलर करंट इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन, देन फॉर द लार्जर वैल्यू ऑफ करंट इट विल गेट डैमेज्ड। बट इफ यू वांट गैल्वेनोमीटर टू वर्क एज एन एमीटर, तो वो तो करंट की कोई भी वैल्यू अंदर लेना चाहिए। तो हमें सबसे पहले इसकी करंट की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसकी करंट की क्या बढ़ानी पड़ेगी, कैपेसिटी। करंट को अंदर लेने की या करंट को फ्लो करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी, जो अभी फिलहाल कम है। दूसरी चीज, तो अगर करंट कैपेसिटी बढ़ानी है इसकी, या करंट रेटिंग इसकी बढ़ानी है, अरे करंट रेटिंग बढ़ाना, करंट कैपेसिटी बढ़ाना मतलब इट कैन हैंडल द लार्जर वैल्यू ऑफ करंट, है ना। करंट की बड़ी वैल्यूज भी हैंडल करना चाहिए ये। तो अगर करंट को बढ़ाना है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कब बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारे घर पे अलग फिजिक्स चलता है क्या, मम्मी पापा रात को अलग से होम ट्यूशन लेते हैं क्या। हाँ, मैं दिन में कोई पढ़ाता हूँ, मम्मी पापा रात में अलग पढ़ाते हैं। सो अगर आपको करंट की रेटिंग बढ़ानी है, करंट की वैल्यू बढ़ानी है, तो 9th स्टैंडर्ड में सीखा है रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो फिर दूसरा चैलेंज ये है कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो क्या करना पड़ेगा। हमारे लिए एक बात अच्छी है, बट गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो नेचुरली कम ही है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर नेचुरली क्या है, कम ही है, राइट। ठीक है, वो तो एक अच्छी बात है। तीसरा ध्यान देना अभी यहां पे, उसको डैमेज से बचाना है। करंट का कैपेसिटी बढ़ाना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम करना है, क्योंकि करंट की कैपेसिटी बढ़ानी है तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा। और तीसरा, इसको हाई वैल्यू ऑफ करंट से जो डैमेज हो सकता है
उस डैमेज से भी बचाना है, सेव करना है। तो ये 3 चैलेंजेस है, राइट, ये 3 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अब अभी ध्यान दो, अभी हमने दिमाग में रख दिया है कि भाई गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसकी करंट की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ओवरऑल रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा और उसको डैमेज होने से, ठीक, चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे। सो कॉन्सेंट्रेट करना, मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये हुआ वायर, इस वायर में से एक एक्सटर्नल वायर है और इस वायर में इधर कहीं पे सर्किट लगा हुआ है, एक्सटर्नल सर्किट, और वो सर्किट आपको आई इतना करंट सेंड कर रहा है। अब आई करंट मतलब कितना करंट, से 100 एम्पियर करंट। तो यहां से कितना एम्पियर करंट आ रहा है, ओके। अब मैंने अभी इस करंट को हमें मेजर करना है, तो इस करंट को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करने वाले हैं? तो फिर हमें इसके आगे हमने कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर, और कैपिटल जी जो है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, मालूम है ना? कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ, जो हमने केल्विन्स के मेथड से मेजर कर लिया था। आपको याद है मेथड हो? तो केल्विन्स का जो मेथड था, अरे मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन, विस्टन्स मीटर ब्रिज का, तो उसमें हमने केल्विन मेथड सीखा है ना। लेफ्ट गैप में आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था और उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लिया था। तो कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो ऑलरेडी नोन होता है, बट ये स्मॉल ही है, लार्ज नहीं है। ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और ये वो करंट है, आई करंट, जो हमें मेजर करना है। अब जब ये आई करंट यहां आएगा और ये पूरा करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास होगा, तो गैल्वेनोमीटर तुरंत ही डैमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मिली एम्पियर में करंट हैंडल कर सकता है। गैल्वेनोमीटर जो करंट हैंडल कर सकता है वो स्मॉलर वैल्यूज है ना, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, ऐसे करंट ले सकता है। बट अगर आप उसको 10 एम्पियर करंट दोगे, ये जो इतना बड़ा करंट है, 1000 टाइम्स ज्यादा करंट है ये, तो मतलब ये हैंडल करता है मिली एम्पियर में, आप दे रहे हो एम्पियर में, तो 1000 टाइम्स उसके कैपेसिटी के 1000 टाइम्स करंट दे रहे हो आप उसको, तो फिर इतना ज्यादा करंट वो हैंडल नहीं कर पाएगा और तुरंत क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। बट तुम बोलोगे सर बट इतना करंट तो पास करना ही पड़ेगा यहां से, क्योंकि वो करंट को मेजर करना है, और अगर वो पास नहीं हुआ तो मेजर कैसे होगा? जैसे मान लो आपको किसी का वेट मेजर करना है, अब वो वेट मशीन पे खड़ा होगा तो उसका वेट मेजर करेंगे ना, दूर से तो नहीं हो सकता। सो देयरफॉर ये करंट अंदर जाना ही पड़ेगा। बट अगर ये करंट सीधा गैल्वेनोमीटर में गया तो क्या होगा, डैमेज होगा। तो आप एक काम करो, इस करंट को एक डाइवर्जन क्रिएट कर दो, और करंट के साथ डाइवर्जन, इस करंट को डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए आप इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। क्या कनेक्ट कर दो? जिसको आप लोग शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। शंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज पहली चीज तो वो लो है, उसकी वैल्यू काफी लो है, काफी कम वैल्यू है, और वो गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, राइट। पैरेलल में क्यों कनेक्ट कर दिया रहेगा? उसके 2 कारण है। अगर मैं इसको सीरीज में कनेक्ट करता तो क्या होता, तो वो ब्रांच तो एक ही होती, नहीं समझा, ब्रांच एक ही होती और वो करंट इसी ब्रांच में से फ्लो होता, तो गैल्वेनोमीटर बाय एनी चांस क्या होता, तो हमें एक करंट को अंदर नहीं आने देना है, तो डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए दूसरा ब्रांच लेना पड़ेगा। दूसरा ब्रांच मतलब पैरेलल ना। और ये जो रेजिस्टेंस है, मैं लो क्यों बोल रहा हूं, व्हाई आई एम सेइंग लो रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर मैंने इधर हाई रेजिस्टेंस रखा, राइट, तो आपको सबको पता है कि करंट जब यहां आता है तो इसके आगे वो करंट की वैल्यू डिवाइड हो जाती है, और उस तरफ ज्यादा करंट जाता है जिस तरफ रेजिस्टेंस कम हो, बराबर है। तो अगर मैंने इधर रेजिस्टेंस हाई रखा तो करंट इधर कम जाएगा और ज्यादा, और आगे नो क्या होगा, डैमेज होगा। बट मुझे उसको डैमेज से तो क्या करना है, बचाना है। समझ आ रहा है क्या? तो इस तरीके से आपने जो आप लोग इधर रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे वो पैरेलल में कनेक्ट करोगे टू क्रिएट एन डाइवर्जन, और लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे सो दैट मैक्सिमम करंट किसमें से फ्लो हो, इस शंट रेजिस्टेंस से फ्लो हो। किससे फ्लो? और डैमेज से कौन बचे? ठीक है। सो तुम बोलोगे फिर वो करंट को मेजर कैसे करेगा, वो मैं बता दूंगा कैसे मेजर करेगा। अब ये जो अरेंजमेंट आया, ये जो सर्किट आया, इस पूरे सर्किट को हम लोग बोलते हैं एमीटर वाला सर्किट। दिस इज एमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एमीटर नहीं है, गैल्वेनोमीटर एक करंट सेंसिंग डिवाइस है, वो करंट मेजरिंग डिवाइस। जब उस गैल्वेनोमीटर को हम लोग पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बोलो, एमीटर बन जाता है, और वो करंट को क्या करता है, कैसे, वो मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे, राइट। तो तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं?
अच्छा चलो अभी आगे समझते हैं ये क्या लिखा है मैंने। ओके बोलो कैपिटल जी क्या है, बोलो कैपिटल जी बताओ समझा। करेक्ट, गैलोनोमीटर नहीं है वो, क्या है वो, रेजिस्टेंस इन गैलोनोमीटर या रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर। उसके बाद एस जो क्या है बोलो, शंट रेजिस्टेंस। क्या होता है शंट रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में नो लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, शंट रेजिस्टेंस। आई जो है वो है टोटल करंट, सर्किट में से फ्लो होने वाला वो क्या है, टोटल करंट। अच्छा ये आई जो करंट है वो इसके आगे स्प्लिट होने वाला है ये दो ब्रांचेस में, कुछ अमाउंट ऑफ करंट इधर जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट इधर जाएगा। इधर जाएगा मतलब किस में से जाएगा, तो उसको मैं बोल देता हूं आई जी। और ये जो इस तरफ जा रहा है वो शंट में से जा रहा है तो इसको बोल देंगे आई एस। तो ये जो टोटल करंट है वो दो वैल्यू में डिवाइड हुआ है, आई जी और सो देयरफॉर आई एस का मतलब क्या है, करंट थ्रू शंट रजिस्टर। और रजिस्टर की वैल्यू को रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, ये रजिस्टर है और उस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बोलो, एस। अच्छा दूसरा है आई जी। व्हाट इज आई जी, करंट थ्रू गैलोनोमीटर, करंट थ्रू गैलोनोमीटर। अब बताओ यहां से कितना करंट फ्लो हुआ, आई जी, यहां से कितना फ्लो हुआ, आई एस। तो दोनों करंट यहां पे वापस आके कंबाइन होंगे और इसके आगे कितना करंट फ्लो होगा, आई, नहीं होगा, आई स्प्लिट हुआ इनटू आई जी एंड सो आई एस करंट यहां तक आएगा, यहां से आगे कितना आएगा, आई जी प्लस आई एस वापस कितना बनेगा, आई। सो देयरफॉर हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल करंट जो है वो है आई जी प्लस आई एस। क्लियर है कि नहीं है, वापस से क्या क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, वापस बताओ जरा, हम लोग का मोटो क्या है, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट गैलोनोमीटर इन एज अ, मतलब जो करंट को सेंस करने वाला डिवाइस है वो करंट को मेजर करे, ऐसा हम लोग कुछ सेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अगर गैलोनोमीटर के साथ जितना भी करंट हमें मेजर करना है वो पूरा का पूरा गैलोनोमीटर में से पास किया तो गैलोनोमीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि गैलोनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, मिली एम्पियर करंट के लिए भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, तो एम्पियर वाले करंट को तो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो उसको डैमेज से बचाने के लिए हमने क्या किया, उसके साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस। अच्छा इस प्रोसेस को शंटिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज शंटिंग ऑफ गैलोनोमीटर, शंटिंग ऑफ। तो आपको एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय शंटिंग ऑफ गैलोनोमीटर, व्हेन वेरी लो resistor of resistance S is connected in parallel with the process is called as shunting of. Now what is the use of shunting of galvanometer, ऐसा शंट करने का यूज क्या है, पहली चीज गैलोनोमीटर डैमेज होने से, बिकॉज मैक्सिमम करंट किस में से पास होगा, तो ये शंट में से पास होने वाला करंट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैलोनोमीटर से पास होने, राइट। दूसरी चीज गैलोनोमीटर को वो एमीटर बना देता है, वो कैसे वो मैं तुम्हें समझाता हूं, यहां तक कुछ डाउट है, श्योर है ये। अच्छा अब मुझे बताओ सर्किट डायग्राम को देख के बताओ, ये जो ए बी वाला जो वायर है जिसमें गैलोनोमीटर लगा हुआ है और जो PQ वाला वायर है जिसमें शंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल की सीरीज, अरे दो अलग अलग वायर है वो, तो फिर वो पैरेलल है कि सीरीज है, एक सिंगल वायर होता है तो और सेपरेट वायर है तो देयरफॉर ये तुम्हारा AB और PQ आपस में पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल क्या रहेगा, सेम। सोच नहीं रहे हो, खाली मेरे पीछे रिपीट कर रहे हो। अरे आपको ये नहीं पता क्या कि अगर पैरेलल कनेक्शन है या रजिस्टर्स पैरेलल है, ये भी रजिस्टर है, इसके पास रेजिस्टेंस है ना कैपिटल G और ये भी एक लो रेजिस्टेंस है कितना S, तो ये दोनों पैरेलल में है ना, तो फिर ये दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा। और अगर आप भूल गए हो तो 9th स्टैंडर्ड का एक कंसेप्ट याद करो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए के बीच में हमने एक रजिस्टर लिया R1 और पॉइंट बी के बीच में ए और बी के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस लिया R2 और ये दोनों के अक्रॉस एक सेल कनेक्ट कर दिया, अरे नहीं,
अच्छा, ये सेल के कारण इधर हुआ 100 वोल्ट और निगेटिव टर्मिनल के कारण इधर हुआ 20 वोल्ट। तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि R1 का मतलब ए और बी के अक्रॉस या R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो शुरू कितना हुआ था 100, खत्म कितना हो रहा है, तो 100 माइनस 20 कितना हुआ, तो R1 के अक्रॉस भी 80 है और R2 के अक्रॉस भी 80 है, क्योंकि दोनों आपस में कैसे पैरेलल है। तो जब भी दो रजिस्टर पैरेलल होते हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। करंट अलग अलग होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं इधर लिख सकता हूं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रजिस्टर। अरे हाँ या ना, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल क्या है, सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सिंबल V है, तो ये VG इज इक्वल टू VS। कुछ डाउट है? अच्छा, अब मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का थियोरेटिकल फॉर्मूला है करंट इनटू रेजिस्टेंस, थियोरेटिकल फॉर्मूला। मेजर तो हम लोग उसको पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर की मदद से करते हैं प्रैक्टिकली, बट थियोरेटिकल फॉर्मूला तो ओम्स का फॉर्मूला है ना, I इंटू R। तो अगर मुझे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेजर करना है, तो फिर वो कैसे मेजर करूंगा, उधर का करंट मल्टीप्लाई बाय उधर का। तो AB का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है तो AB का करंट और AB का रेजिस्टेंस, तो AB का करंट है कितना IG और रेजिस्टेंस इधर कितना है कैपिटल G, तो यह आएगा IG इंटू कैपिटल G। इधर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, बोलो तो शंट का करंट कितना है, करंट IS और शंट का रेजिस्टेंस कितना है S, कैपिटल S। तो IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू IS इंटू कैपिटल S। यहां तक कुछ डाउट है? अब एक काम करो, ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग इस IS की वैल्यू पुटअप कर दो, क्यों वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुम बस फॉलो करते रहो जो पढ़ा रहा हूं। तो IS की वैल्यू यहां से निकलेगी, ओके, तो यहां से आप लोग IS की वैल्यू क्या निकलोगे, I माइनस IG इज इक्वल टू IS, I माइनस IG इज इक्वल टू, अरे ये टोटल करंट वाला इक्वेशन, टोटल करंट वाले इक्वेशन से आपने क्या निकाल लिया, बोलो IS की वैल्यू, करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो ये वैल्यू इधर पुटअप कर दो यहाँ पे, तो IG इंटू कैपिटल G, सामने IS की वैल्यू I माइनस IG इंटू कितना आएगा S। सो ये IG इंटू कैपिटल G, ये S अंदर भेज दो, IS माइनस IG इंटू S, ठीक है। अब इसमें भी IG है, इसमें भी IG है, तो दोनों को एक तरफ ले लो, तो IG इंटू कैपिटल G, IG मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, अच्छा माइनस इधर आया तो क्या होगा प्लस IG इंटू S और सामने आएगा I इंटू S, सही है ये। तो यहां से IG और IG क्या निकलेगा, अंदर बचेगा G प्लस S, सामने आएगा I इंटू S, I इधर मल्टीप्लाई इधर आया तो IG इंटू, एक मिनट यहां तक समझ में आया? आप लोग ना IG मत कॉमन निकालो, यहां से S कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकालो, S, समझाता हूं मैं क्यों। सो ये IG इंटू G इज इक्वल टू, अगर S कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, बोलो I माइनस IG इंटू कितना आएगा, सो I माइनस IG इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो IG इंटू G अपॉन I माइनस IG इज इक्वल टू कितना आया S। तो ठीक से लिखू तो S इज इक्वल टू आएगा IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। सो इसको दोबारा रीड करो जरा, क्या करा वापस बोलो। आपने गैल्वेनोमीटर और शंट रजिस्टर दोनों आपस में कैसे कनेक्ट करे, तो दो रजिस्टर अगर पैरेलल में होते तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस थियोरेटिकली कैलकुलेट करते करंट इनटू, तो गैल्वेनोमीटर का करंट IG, उसका रेजिस्टेंस कैपिटल, शंट का करंट IS और उसका रेजिस्टेंस IG इंटू कैपिटल G, IS इंटू कैपिटल S। IS की वैल्यू पुटअप कर दी I माइनस IG और यहां से S निकाल लिया। S कैसे आएगा, ध्यान देते रहना अब यहाँ पे, तो S तो हम लोग डायरेक्टली आता था, ये तो हमने बहुत बढ़ा दिया इसको। सो एक बात बताओ, I माइनस IG इधर मल्टीप्लाई था, इधर गया तो IG इंटू G अपॉन IG इंटू G अपॉन I माइनस बोलो IG इज इक्वल टू कितना आया S, और इसको ठीक से लिखा तो ऐसा कुछ आ गया। क्लियर यहाँ तक? अब पहला क्वेश्चन, क्या हमने शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट ही क्यों किया, तो उसका आंसर ये है कि हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है। तो तुम बोलोगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो शंट क्यों रिक्वायर्ड है, तो आपको पता ही है
गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली करंट को मेजर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो पूरा करंट अपने अंदर ले लेगा तो क्या हो जाएगा? तो शंट कनेक्ट करना जरूरी है और वो पैरेलल में ही कनेक्ट करना जरूरी है, तभी करंट डाइवर्ट होगा। दूसरी चीज, शंट जो है उसकी जो वैल्यू है, रजिस्टर की वैल्यू, वो काफी कम होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, अदरवाइज वो उसमें करंट कम रहेगा और ज्यादा करंट किसमें रहेगा, और अगेन वो डैमेज हो जाएगा। तो शंट पैरेलल में होना चाहिए और उसकी वैल्यू काफी लो होनी चाहिए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शंटिंग ऑफ, करेक्ट। तो ये प्रोसेस आपने कर ली। अब यहाँ पे जो शंट आपने कनेक्ट कर लिया है ना, राइट, सो दैट ये गैल्वेनोमीटर किसके जैसा काम करे, वो शंट कितना कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि शंट एक रेजिस्टेंस है ना, मतलब वो एक रजिस्टर है। अब हर रजिस्टर की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो वो शंट की वैल्यू कुछ रहेगी ना, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, राइट। तो शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इनफैक्ट आपको इसके ऊपर एमसीक्यू या न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो अब ये शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आपको किस रेंज का करंट मेजर करना है। सपोज आपका रिक्वायरमेंट जो है, वो 0 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर तक का करंट मेजर करना है आपको। कितने एम्पियर तक का? हाँ, इस रेंज का करंट मेजर करना है। तो मैक्सिमम कितना करंट मेजर करना है? तो वो 100 एम्पियर इस आई के जगह पे रख दो। इस आई के जगह पे क्या रख दो? ठीक। आईजी जो है वो गैल्वेनोमीटर का क्या है? नहीं, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है। वो हमें पहले से पता होता है, 1 मिली एम्पियर या 5 मिली एम्पियर या 2 मिली एम्पियर ऐसा होता है। वो गैल्वेनोमीटर के रेटिंग पे डिपेंड करता है, तो ये हमें पहले से नोन होता है। और कैपिटल जी तो केल्विन के मेथड से हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो कैपिटल जी इज रेजिस्टेंस ऑफ, तो आई जी इज प्रायरली नोन। कैपिटल जी वो भी पहले से पता है, और आपने आई जो है वो कितना रखा है? 100, क्योंकि आप लोग 0 से लेके 100 एम्पियर तक करंट मेजर करने वाला क्या बनाना चाहते हो? एमीटर। तो जितना मैक्सिमम करंट आप मेजर करना चाहते हो वो करंट आपको इधर पुटअप करना है, और बाकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? शंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो जितनी भी शंट की वैल्यू मिलेगी उतने रेजिस्टेंस का शंट यहां पे कनेक्ट कर दो। कर दिया। अब ये जो एमीटर बना, वो सपोज आपने इधर आई के जगह पे अगर 100 रखा था, तो अब जो एमीटर इधर बनेगा वो 0 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर तक के सारे करंट क्या करेगा? मेजर करेगा। वो कैसे करेगा मैं तुम्हें समझा देता हूं, वो 2 मिनट के लिए ध्यान रखो। बस पहले शंट का रोल समझ लो, मतलब शंट कैसे डिसाइड करते। मान लो तुम में से किसी को 500 एम्पियर तक करंट मेजर करना है, मतलब आप बड़े सप्लाई, मतलब ऐसे कंपनी में काम करते हो जहाँ पे वोल्टेज का सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो फिर वहां पे करंट भी ज्यादा रहेगा। तो आप लोगों को 500 एम्पियर तक का करंट मेजर करना है। तो आप लोग इधर आई की जगह पे क्या रखोगे? 500। वो उसकी रेंज हुई ना, और आई जी और जी की वैल्यू तो फिक्स ही है, वो इधर रख दो, वो तो चेंज नहीं होती, वो फिक्स वैल्यूज होती है। तो वो जैसे पुटअप करोगे दोबारा क्या मिलेगा, और वो शंट उठा के यहाँ पे कनेक्ट कर दो। अब ये जो गैल्वेनोमीटर, सॉरी, ये जो एमीटर बनेगा वो आप लोगों को 0 एम्पियर से लेके 500 एम्पियर तक का इतने करंट क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। अब वो कैसे मेजर करेगा वो वर्किंग में तुम्हें समझाने वाला हूँ, बट उसके पहले तुम्हें शंट रेजिस्टेंस क्यों कैलकुलेट किया समझ में आया क्या? तो एग्जाम में क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस ऐसा आएगा, या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट, जस्ट शंट बोलेंगे, और आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे देंगे कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 1 ओम, ये कैपिटल जी की वैल्यू। गैल्वेनोमीटर का करंट देंगे, वो हमेशा मिली एम्पियर में रहेगा, 1 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, या आप ऐसा लिखेंगे वो लोग, रेटिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 1 मिली एम्पियर। तो समझ जाओ कि गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो हो सकता है। तो आईजी के जगह पे 1 मिली एम्पियर रखेंगे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन रहेगा, और वो लोग बोलेंगे कैलकुलेट शंट and to form an ammeter of range 100 एम्पियर। एमीटर की क्या देंगे? रेंज देंगे। तो जो भी एमीटर की रेंज देंगे वो किसके जगह पे रख देंगे, और वहां से क्या कैलकुलेट करना है आपको। तो याद रखना, न्यूमेरिकल में रेंज ऑफ एमीटर वर्ड आया तो वो किसकी वैल्यू बोलो? आई की। क्लियर है? ओके। और रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर वर्ड आया तो वो किसकी वैल्यू है? आई जी की वैल्यू है। ठीक है, ये क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते रहना। नाउ अब हम लोग ये समझते हैं कि वो गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ये टोटल करंट जो है
ये आई करंट मेजर कैसे होता है, ठीक है, ये करंट कैसे मेजर होता है हम लोग वो समझते हैं। पहले एक बात बताओ, ये जो आई करंट है जो सर्किट में से फ्लो हो रहा है, सर्किट में से बोलूंगा, गैलोमीटर में से नहीं बोलूंगा, बिकॉज वो पूरा का पूरा करंट गैलोमीटर से फ्लो हो रहा है क्या? गैलोमीटर में से खाली कितना करंट फ्लो हो रहा है? आईजी, राइट। मैं बोलूंगा सर्किट से मिला के आईजी और आईएस दोनों मिला के क्या बनता है? आई बनता है। तो सर्किट में से टोटल पूरे सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट कितना है? आई। तो ये आई करंट हमें मेजर करना है। हमें इस आई करंट के बारे में क्या पता है? तो हमें इतना पता है कि ये जो आई करंट है वो काफी ज्यादा है आईजी के कंपैरिजन में, क्योंकि आईजी तो बहुत कम करंट लेता है। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो 100 एम्पियर करंट आ रहा है, इसमें से इधर गया 1 एम्पियर करंट और बाकी का 99 एम्पियर इधर गया, क्योंकि आपको पता है इधर कम करंट फ्लो करवाना है। तो जो तुम्हारा टोटल करंट था 100 एम्पियर, इधर तो 1 एम्पियर गया ना, तो 100 एम्पियर 100 टाइम्स ग्रेटर है किससे? आईजी से। तो इतना तो क्लियर है कि आई की वैल्यू कितनी है वो नहीं पता, बट ये क्लियर है कि आई की वैल्यू काफी ज्यादा टाइम्स ग्रेटर है किससे? आईजी से। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि देयरफॉर आई इज n टाइम्स ऑफ आईजी? आई इज, इसका मतलब क्या लिखा है? आई मतलब टोटल करंट, n कोई नंबर है और उसके टाइम्स जो है ये n नंबर 1 से ग्रेटर रहेगा, तो ये 1 से ग्रेटर नंबर है, कोई इंटीजर है मान लो, तो फिर ये पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जो है वो n 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 100 है ना। सो टोटल करंट इज 100 टाइम्स ऑफ आईजी। या अगर ये 50 है तो टोटल करंट इज 50 टाइम्स ऑफ आईजी। ऐसा ये सही है गलत है? क्योंकि आई तो बहुत ज्यादा होता है, आईजी उसके कंपैरिजन में काफी कम होता है, राइट। और हमें इस आई को मेजर करना है। हमें आईजी पता है बट क्या नहीं पता? एन नहीं पता। अगर एन पता लग गया तो आपको करंट, टोटल करंट पता लग जाएगा। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस एन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, आपके पास अभी अभी एक फॉर्मूला आया है, ये शंट वाला फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला है शंट वाला फॉर्मूला? बोलो। आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। सो एस इज इक्वल टू, ऊपर कौन है? आई जी इंटू जी, नीचे कौन है? ये आई। तो आई की वैल्यू कितनी भाई? n टाइम्स ऑफ आई जी, n टाइम्स ऑफ आई जी। तो इधर रख दिया n टाइम्स ऑफ आई जी, और आगे कितना है बोलो? आई जी। सो अब मुझे बताओ आई जी और आई जी क्या निकलेगा? तो कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचेगा? इधर n माइनस 1, n माइनस, और ऊपर कौन है बोलो? आई जी इंटू जी। तो आई जी क्या होगा? तो S इज इक्वल टू जी अपॉन n माइनस 1। अब मुझे बताओ, जो एमीटर बनाते टाइम पे शंट तो हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा था, क्योंकि हमें एमीटर की जो रेंज चाहिए थी उस रेंज के हिसाब से क्या लिया था? शंट लिया था। नहीं समझा? कि हम लोग देखो, हम लोग चाहते हैं 0 एम्पियर से लेके 500 एम्पियर तक का करंट मेजर हो, राइट। तो ये रेंज मेंटेन करने के लिए आपने इधर आई की वैल्यू कितनी ली थी? 500 एम्पियर, बराबर है। और उस हिसाब से यहाँ पे क्या कनेक्ट किया था? तो जब आप लोग 500 एम्पियर रेंज का शंट इधर कनेक्ट करते हो, मतलब इस सर्किट में से आप 0 एम्पियर से लेके 500 एम्पियर तक का कोई भी करंट फ्लो करवा सकते हो, कोई भी करंट। वो करंट 150 एम्पियर भी हो सकता है, 250 एम्पियर भी हो सकता है, या 300 एम्पियर भी हो सकता है, बट वो हमें ये नहीं पता है कि वो कितना है, राइट। वो टोटल करंट आई है, वो कैसे, वो कितना रहेगा, वो कैसे मेजर होगा? तो ये n की वैल्यू एक बार पता चल जाए तो वो मेजर हो जाएगा। क्लियर है? तो रेंज डिसाइड करने के लिए हमने पहले से क्या कैलकुलेट कर लिया था? तो इसकी वैल्यू हमारे पास है। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस भी आपके पास पहले से है ना। तो आप लोग जी इधर पुटअप कर दो, शंट इधर पुटअप कर दो, तो यहां से कौन मिलेगा आपको? n मिल जाएगा। और इस n की वैल्यू उठा के इधर रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बोलो? टोटल करंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो इस तरीके से आप लोग उस एमीटर को, मतलब ये जो सर्किट है, इस सर्किट की मदद से आप लोग क्या मेजर कर सकते हो? करंट मेजर कर सकते हो। टोटल करंट क्या कर सकते हैं? और आपने टोटल करंट को मेजर कर लिया, तो अब इस सर्किट का नाम क्या हो जाएगा? एमीटर। क्योंकि जो भी सर्किट करंट मेजर करता है उसको क्या बोलेंगे? सो नाउ दिस सर्किट विल परफॉर्म एज एन एमीटर। क्लियर है क्या? अब आगे सुनना। ओके, ये तो हुआ एक कैलकुलेशन। दूसरा, अब मुझे बताओ वंस अगेन,
आपके पास वो स्टार इक्वेशन था, ये इक्वेशन देखो, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। क्या था आपके पास स्टार इक्वेशन, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू कैपिटल एस, राइट। अब मैं यहाँ पे इस आई जी की वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, राइट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जी, सो यहां से अभी आई जी की वैल्यू निकालो, तो आई एस को इधर भेजोगे तो आई माइनस आई एस इज इक्वल टू आई जी, तो यहाँ पे पुटअप कर दो इसको। सो आई जी के जगह पे आएगा आई माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। ये क्यों, तुम बस देखते जाओ। जी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू कैपिटल जी माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस, ठीक है। ये माइनस आई एस को राइट में भेज दो, कॉमन निकालने के काम में आ जाएगा, तो आई एस इंटू एस प्लस आई एस इंटू जी, और सामने कौन आएगा, आई जी, तो आई इंटू कैपिटल जी, आई एस यहां से कॉमन निकलेगा और अंदर आएगा एस प्लस जी। यहां तक क्लियर है। अब ये एस प्लस जी इधर मल्टीप्लाई, इधर आया तो डिवाइड, तो आई इंटू जी अपॉन एस प्लस जी, सामने कौन आया, आई एस। अब ये ऊपर कौन है, करंट है ना, ये टोटल करंट, तो ये टोटल करंट को उधर भेज दो, क्यों वो मैं बाद में समझाऊंगा, तुम बस देखते जाओ। तो जी अपॉन एस प्लस जी, अच्छा एस प्लस जी को क्या लिख सकते हैं, जी प्लस एस, जी प्लस, अरे एडिशन में ऑर्डर मैटर थोड़ी करता है, तो जी अपॉन जी प्लस एस, और सामने कौन आएगा, आई एस अपॉन आई। अब इसको ठीक से लिख रहा हूं, बस राइट साइड को पहले लिख रहा हूं, राइट। तो ये क्या है, राइट, तो कॉन्सेंट्रेट करना, मैं क्या बोल रहा हूं, ये है दैट इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट which is passing through शंट या शंट रजिस्टर, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट, अच्छा फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 1/3 2/3 है ना, तो कितना वन मतलब कितने अमाउंट में, लाइक 1/3 या 2/3 या 2/5, कितना फ्रैक्शन, कितना अमाउंट पास हो रहा है, किसमें से, शंट में से, एज कंपेयर टू टोटल करंट। तुम्हें अगर ये समझा नहीं होगा मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो टोटल करंट 100 एम्पियर है नहीं, अब इस 100 एम्पियर में से कुछ अमाउंट ऑफ करंट किस में से जाएगा, गैलोनोमीटर में से, और रिमेनिंग किस में से जाएगा, सो 100 का 100 शंट में से पास हो सकता है क्या, नहीं, 100 का में हो सकता है 2/3 या 2/5 या 3/3 व्हाटएवर, वो जो भी हमने रेशियो डिसाइड किया होगा, उसके उतना करंट किस में से पास होगा, बोलो, शंट में से। तो टोटल करंट के कंपैरिजन में शंट में से कितना करंट पास हो रहा है, टोटल के कंपैरिजन में शंट में से कितना करंट पास हो रहा है, ये अगर आपको पता करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और इसको रीड करते टाइम कैसे रीड करते, बोलो, फ्रैक्शन ऑफ क्यू, हाँ फ्रैक्शन मतलब तुम्हें समझा ना, पी बाई क्यू फॉर्म, वैसे भी डिवाइड में ही है, तो फ्रैक्शन ऑफ, क्योंकि कंपेयर किससे हो रहा है, टोटल करंट से, तो फ्रैक्शन ऑफ विच इज पासिंग थ्रू शंट, राइट, ये रेशियो आपको देता है। तो ये आपको न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है या एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना, क्लियर है क्या। तो वापस से एक और बार हमने क्या पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते। ओके, हमें क्या करना था, गैलोनोमीटर को एज एन, सो हम लोग चाहते हैं कि जो एक करंट है, आई करंट 10 एम्पियर 15 एम्पियर 100 एम्पियर, वो पूरा का पूरा करंट एक सर्किट में से पास हो, और वो सर्किट उस करंट को क्या करे, मेजर करे, ठीक। और करंट को मेजर करने के लिए कौन हेल्प करना चाहिए हमें, तुम बोलोगे गैलोनोमीटर ही क्यों, दूसरे डिवाइसेस नहीं है क्या, पोटेंशियोमीटर है और दुनिया भर के डिवाइसेस है ना आपके पास, उन सबको चूज करो ना, गैलोनोमीटर को एक क्यों एमीटर जैसा कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल है। गैलोनोमीटर के पास एक ऐसा अरेंजमेंट है जो बाकी डिवाइसेस के पास नहीं है। तुम बोलोगे कौन सा अरेंजमेंट, निडल वाला अरेंजमेंट। गैलोनोमीटर में से पहले से क्या लगी हुई है, निडल लगी हुई, और निडल वो कब डिफ्लेक्ट होती है, जब उसमें से करंट पास होता है। अब बस आपको उस निडल को कैलिब्रेट करना है, उस निडल को, मुझे पता है तुम में से 100% लोगों को ये समझ में नहीं आने वाला, कुछ लोगों को समझ में आया तो भी चलेगा। निडल को कैलिब्रेट करना मतलब निडल को ये डिसाइड करवाना कि भाई 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो तू कितनी डिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये डिसाइड करना कि अगर वो 1 डिग्री डिफ्लेक्ट हुई,
मतलब करंट कितना हुआ, 2 डिग्री रिफ्लेक्ट हुई तो करंट कितना हुआ, क्योंकि निडल जब रिफ्लेक्ट हुई तो एंगल बनता है, राइट। तो अब आपको बस वो कैलिब्रेशन करना है कि 5 डिग्री इज इक्वलेंट टू हाउ मच करंट। तो 5 डिग्री को अगर हमने 10 एम्पियर करंट लगा दिया तो जब भी वो 5 डिग्री से डिफ्लेक्ट होगी तो हम लोग इधर 10 लिखेंगे, और 5 डिग्री से डिफ्लेक्ट होगी तो इधर 20 लिखेंगे, और 5 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गए तो 30 लिखेंगे। तो आपको गैल्वेनोमीटर को कैलिब्रेट करना बहुत इजी है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, नीडल लगा हुआ है, और नीडल वो तब तक मूव होता है जब जब करंट क्या होता है, पास होता है। तो गैल्वेनोमीटर के पास एमीटर बनने के लिए जो भी जरूरी है वो सब कुछ है, बट प्रॉब्लम ये है कि गैल्वेनोमीटर टोटल करंट अपने अंदर नहीं ले सकता। बस हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में क्या लगा दिया, शंट लगा दिया। अब वो गैल्वेनोमीटर की डैमेज होने का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया, और अभी ये जो पूरा सर्किट है वो आपको करंट को मेजर करने के लिए हेल्प करेगा, ये पूरा सर्किट। अब इस पूरे सर्किट का नाम क्या रखेंगे हम लोग, इस गैल्वेनोमीटर का नाम एमीटर रहेगा। तो कि गैल्वेनोमीटर के साथ शंट कनेक्ट करेंगे तब जाके जो अरेंजमेंट बनेगा उसको एमीटर बनेंगे। गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल विथ एंड दिस टोटल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज, क्योंकि अगर अकेला एमीटर होता तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। और गैल्वेनोमीटर हम लोग डे 1 से सीखते कि गैल्वेनोमीटर क्या है, करंट मेजरिंग डिवाइस। सेंसिंग बोलते ही नहीं, क्या बोलते, राइट। बट तुम्हें पता है इट कैन नॉट मेजर करंट डायरेक्टली। क्यों नहीं, मैंने तुम्हें रीजंस बता दिए। अब आपने जो प्रॉब्लम था इसका कि ये टोटल करंट अपने अंदर नहीं ले सकता, वो सॉल्व करने के लिए आपने शंट कनेक्ट किया पैरेलल में, वो भी लो वैल्यू वाला, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, शंटिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। नाउ बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस तुम्हारा गैल्वेनोमीटर डैमेज भी नहीं हो रहा है और आप कैलकुलेशन फॉलो कर सकते हैं। अब वो टोटल करंट को क्या कर रहा है, मेजर भी कर रहा है, राइट। टोटल करंट को मेजर भी कर रहा है। दैट इज व्हाई नाउ दिस गैल्वेनोमीटर along with shunt together they called as एमीटर। अब ये बन गया एमीटर, और सच में एमीटर यही है। तुम जो एमीटर देखते हो लैब में वो कुछ नहीं है, उसमें बस एक गैल्वेनोमीटर है, और उस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस क्या कनेक्टेड है, लो वैल्यू का पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, एमीटर। यही है एमीटर। कुछ डाउट है, बस उसको एक प्रॉपरली उन्होंने क्या किया है, तो अरे नहीं मतलब उसका जो कैलिब्रेशन प्रॉपर किया हुआ है कि 5 डिग्री के लिए कितना एम्पियर, या 1 डिग्री के लिए कितना एम्पियर, 2 डिग्री के लिए कितना एम्पियर। तो वो तुम बोलोगे ये कैलिब्रेशन कैसे डिसाइड होता है, वो रेंज से डिसाइड होता है। वो जो एम्पियर है, सॉरी एमीटर है, उसकी रेंज क्या है, 0 से लेके 100 एम्पियर तक का है, तो सबसे स्टार्टिंग वाला 0 रहेगा और एंडिंग वाला क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो आपके पास 90 डिग्री है, बट 90 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 100 एम्पियर। सो 100 एम्पियर को डिवाइड बाय क्या करेंगे, 90। अरे है नहीं, तो एक डिग्री एंगल के लिए, ठीक है, 1.1 एम्पियर करंट आ रहा है। 1 डिग्री एंगल के लिए कितना आ रहा है, एम्पियर करंट। तो वो वाला कैलिब्रेशन कर लो। बट मैं बोलूंगा जो मैंने अभी बोला ना कैलिब्रेशन के बारे में, ये मस्त याद रखो, क्योंकि इससे तुम्हारे सिलेबस में कहीं पे नहीं बोला है। तुम्हारे सिलेबस में बस इतना है, तुम लोग इससे लेना देना रखो। क्लियर है क्या? अच्छा, एक बार एक कैलकुलेशन समझ में आया कि देख लो। बोलो ये क्या कनेक्टेड किया है, ये उसमें से पास होने वाला, ये गैल्वेनोमीटर का, उसके अक्रॉस एक शंट का मतलब क्या होता है, लो रेजिस्टेंस इन, ओके। शंट में से फ्लो होने वाला करंट, सर्किट में टोटल करंट कितना आ रहा है, एनओ डिवाइड होके IG प्लस, सो टोटल करंट इज इक्वल टू IG प्लस। अच्छा, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, तो IG इंटू जी इज इक्वल टू IS इंटू एस। ये समझा, I इंटू आर फॉर्मूला से। सबसे पहले इधर IS की वैल्यू पुटअप करी, तो यहां से क्या मिला, शंट मिला। शंट पहले कैलकुलेट करना जरूरी क्यों है, क्योंकि उससे आपके एमीटर की क्या डिसाइड होती है, रेंज, राइट। कितने रेंज का एमीटर बनाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो शंट ही है ना, इसलिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद वो कैलिब्रेशन के लिए n जरूरी पड़ता है, तो फिर आपको पता है कि टोटल करंट n टाइम्स ऑफ क्या है, IG है। तो वो n कैसे कैलकुलेट किया, तो आपको पता है आपके पास शंट की वैल्यू है, उसमें बस I की वैल्यू पुटअप कर दी, विच इज n टाइम्स ऑफ IG। IG कॉमन निकाला, ऊपर से IG कैंसिल हुआ, तो ये n यहाँ से निकल जाएगा। n का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, G और S पुटअप करने के बाद n आएगा। क्लियर है? और वो कैलिब्रेशन में हेल्प आउट करेगा। उसके बाद आपको कभी कभी क्या पूछते हैं, बोलो, फ्रैक्शन ऑफ विच इज पासिंग थ्रू, है ना। तो वो IS अपॉन I ये रेशो पूछा जाता है, तो वो कितना है, बोलो, G अपॉन G प्लस S। वो भी हमने निकाल लिया। कुछ डाउट है? ओके, तो इस तरीके से आपने
गैल्वेनोमीटर को क्या बना दिया बोलो, एमीटर। अब वो करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा। तो करंट सेंसिंग डिवाइस को क्या बना दिया आपने। अच्छा, आपको ना एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूजेस ऑफ शंट, राइट। शंट के यूजेस क्या है, राइट। तो शंट के यूजेस क्या है पहले बताओ। अभी अगर आपने शंट को कनेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर में से टोटल करंट जो पास होगा वो पूरा जाएगा क्या, तो गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से। तो अब मैं जो बोल रहा हूं इधर ठीक से सुनना, पहला पॉइंट, ठीक है। तो एक बात बताओ, आपको जब गैल्वेनोमीटर को, इधर ध्यान दो, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना था तो कौन से चैलेंजेस थे, व्हाट आर द चैलेंजेस जो आपने कंसिडर करे। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर जो है वो बहुत करंट सेंसिटिव डिवाइस था, तो वो ज्यादा करंट अपने अंदर लेता है, बट हमें तो बहुत सारा करंट मेजर करना होता है, इसलिए उस गैल्वेनोमीटर का आपको ओवरऑल करंट कैपेसिटी इंक्रीज करनी थी, ठीक है। दैट इज इंक्रीज इन करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज्ड। मतलब सबसे पहला चैलेंज ये था कि आपको करंट कैपेसिटी बढ़ानी है, मतलब ज्यादा करंट वो अंदर लेना चाहिए, कौन, तब ना मेजर करेगा, ओके। उसके बाद अगर करंट ज्यादा अंदर लेना है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या करना है बोलो, हाँ, ओवरऑल को मत बोलते इफेक्टिव, इफेक्टिव रेजिस्टेंस शुड बी डिक्रीज्ड, तभी तो टोटल करंट कहां आएगा, अंदर आएगा। आइडियली रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आइडियली रेजिस्टेंस शुड बी 0। आप चाहते हो कि वो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना रहे, 0 रहे। किस सर्किट का, ये वाला, खाली शंट मत बोलो रे, ये टोटल एमीटर का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना रहे, क्यों, क्योंकि वो पूरा का पूरा करंट अपने अंदर क्या लेना चाहिए, अंदर लेना चाहिए। करंट को क्या नहीं करना चाहिए, वो अपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका काम करंट को क्या करना है, मेजर करना है, राइट। सो देयरफॉर मैक्सिमम करंट को अंदर लेना चाहिए, इसलिए उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट आपको पता है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस शुड बी डिक्रीज और शुड बी लो, शुड बी वेरी लो। तो तीसरा, गैल्वेनोमीटर must be saved from damage due to excessive current. So ये पॉइंट टू रिमेंबर है, while converting मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर देना है, इतने पॉइंट याद रखने थे, याद है। तो हमने ये तीनों के तीनों जो चैलेंजेस थे वो कंप्लीट कर लिए। कैसे, सबसे पहले हमने एक शंट रेजिस्टेंस लिया और उसको पैरेलल में क्या किया, कनेक्ट किया। उससे क्या हुआ कि अब जो गैल्वेनोमीटर पहले खाली 1 मिली एम्पियर, अकेला गैल्वेनोमीटर होता इधर तो खाली 1 या 2 मिली एम्पियर करंट अंदर लेता, या जो भी करंट है वो मिली एम्पियर में अंदर आता, राइट। क्योंकि अगर उससे ज्यादा करंट अंदर भेजा तो ये क्या हो जाता, डैमेज हो जाता। शंट के कनेक्ट करने से अब मैक्सिमम करंट इधर से नहीं इधर से पास होने वाला है, तो इसकी करंट अंदर लेने की कैपेसिटी क्या हुई, कम हुई, इसकी कम हुई, इस सर्किट की करंट कैपेसिटी क्या हुई। अरे अगर मैंने इस शंट को निकाल दिया यहाँ पे, अब बताओ इसमें कितना करंट भेज सकते हो, मिली एम्पियर में कि एम्पियर में, क्योंकि ये डैमेज हो जाएगा एम्पियर में भेजोगे तो। और अब अगर कनेक्ट कर दिया तो, क्योंकि अब अगर भेज भी दिया तो पूरा करंट इधर जाने वाला, मैक्सिमम करंट इधर जाएगा, तो इस सर्किट की करंट कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं। सो देयरफॉर शंट के कनेक्ट करने से आपके सर्किट का ओवरऑल करंट कैपेसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, राइट, ओके। और करंट कैपेसिटी बढ़ गया और तुम्हारा गैल्वेनोमीटर भी क्या नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में से नहीं जा रहा है, किससे आ रहा है। तो पहला यूज तो ये है, यही है, गैल्वेनोमीटर is saved from damage due to excessive current.
एक्सेसिव करंट के कारण जो डैमेज होने वाला था वो किसके कारण बच गया बोलो? अच्छा, दूसरी चीज, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज वेरी लो। सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया? बहुत ही कम हो गया। तुम बोलोगे कैसे सर, पहले तो खाली कैपिटल जी था, आपने और एक रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया वहां पे, तो बढ़ना चाहिए ना। अरे कैसे बढ़ेगा भाई, ये दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में? अगर सीरीज में होते तो उनका रेजिस्टेंस ऐड हो जाता, वो किस में है? तो उनका रेजिस्टेंस 1/RP अपॉन 1/G प्लस 1/S, ये कम हुआ कि बढ़ गया? तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हुआ है? कम हो गया है, समझा? सो देयरफॉर शंट के यूजेस, ये दोनों शंट के यूजेस है, राइट? एक तो गैल्वेनोमीटर सेव भी हुआ डैमेज से, और दूसरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हुआ सर्किट का? लो हुआ। एंड नाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर, और जो अभी क्या मेजर कर सकता है बोलो? करंट को मेजर कर सकता है। तो ये किसके यूजेस है बोलो? अच्छा, एक और चीज आपको बोलेंगे, शंटिंग क्या होता है? व्हाट इज शंटिंग? ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो ये सब एग्जाम, मतलब ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं है, व्हाट इज शंटिंग वगैरह, ठीक है? वो तुम्हें लिखना है। क्या बोलो, क्या लिखेंगे? व्हेन अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस, लो वैल्यू रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस, एक मिनट, व्हेन अ रजिस्टर ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस is connected in parallel with galvanometer, the process is called इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? शंटिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। दूसरा और एक क्वेश्चन आता है, इसी को सब्स्टिट्यूट, हाउ गैल्वेनोमीटर is converted into ammeter, ठीक है? गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर, ये एक क्वेश्चन आएगा, इसके लिए भी रेडी रहना। अगर वो 1 मार्क का आया ये क्वेश्चन, तो बस आपको उसमें शंटिंग लिखना है। दैट इज गैल्वेनोमीटर वी कनेक्ट अ वेरी लो रजिस्टर इन पैरेलल विथ galvanometer. The process is called as shunting, and this due to this process galvanometer is converted into, तो बेसिकली दोनों का आंसर सेम है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो यही आंसर देना है, बट अगर क्वेश्चन 3 मार्क का है तो ये स्टेटमेंट तो लिखना ही है, और उसके बाद ये पूरा सर्किट ड्रॉ करके पूरा कैलकुलेशन भी देना है। तो सर्किट ड्रॉ करोगे और ये सब कुछ लिखोगे, ये शंट की क्या वैल्यू दे दोगे, ये एन की वैल्यू यहां से दे दोगे, और ये फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट विच इज पासिंग थ्रू शंट, ये वैल्यू भी दोगे, राइट? 3 मार्क के लिए तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, और 1 मार्क के लिए तो खाली प्रोसेस लिखोगे, राइट? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज यूज ऑफ शंट, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उस टाइम पे ये 2 यूजेस लिख देना। या फिर कभी कभी ये ऐसा आता है कि विच आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर, लाइक कौन से चैलेंजेस थे या पॉइंट्स थे जो आपको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए सोचने थे, किसमें? एमीटर में। सो कौन से चैलेंजेस थे? तो ये 3 चैलेंजेस थे, और वो हमने तीनों चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए बाय शंटिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। शंट करने से उसकी करंट की कैपेसिटी भी बढ़ गई, ओवरऑल रेजिस्टेंस भी क्या हुआ? कम हो गया, और डैमेज होने से भी बच गया, राइट? क्लियर है ये? ओके। तो इस तरीके से आपने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया है, और अब हमारे पास एमीटर ये डिवाइस है जो हम लोग कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, और उसको एज एन करंट मेजरिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं। अब उसी गैल्वेनोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है, मैं दोबारा सेम क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, क्यों हम लोग गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर जैसा, मतलब गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, या गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं? व्हाई ओनली गैल्वेनोमीटर? क्या स्पेशल है उसमें? हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, उसमें एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें करंट फ्लो होते से ही निडल क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है। ये बहुत स्पेशल अरेंजमेंट है, क्योंकि निडल के डिफ्लेक्ट होने से मेजरमेंट आ जाएगा, और वो निडल ऐसा नहीं कि हवा के कारण डिफ्लेक्ट हो रहा है, किसके कारण डिफ्लेक्ट हो रहा है? करंट के कारण, और आपको मेजर यहाँ से करंट ही करना है।
और वोल्ट मीटर में वोल्टेज मेजर करना है, बट वोल्टेज भी करंट के पास होने के कारण ही होता है ना। एक बात बताओ, एक वायर है और इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना मतलब वोल्टेज मेजर करना, बट वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसा हम लोग कब बोलते हैं? जब यहां से क्या पास हो? करंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो करंट पास होगा। सो अगेन इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ करंट आया। So therefore galvanometer has very unique setting that it has a needle which deflects whenever current is passed through it. That is why galvanometer can be converted into ammeter and now it can be converted into। चलो ठीक है, अभी ये वाला प्रोसेस समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो पहले ये बताओ वोल्ट मीटर क्या होता है? ईएमएफ मेजर करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है? वो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ वायर। वायर के किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम किसका है बोलो? वोल्ट मीटर का। ठीक, अच्छा ये वोल्ट मीटर जैसा काम किसको करने का है? मतलब अभी हम लोग ये चाहते हैं कि आपका गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करे? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। सपोज एक वायर ए बी वायर है, ठीक है, और इस वायर में एक रजिस्टर लगा हुआ है। अब कुछ डिवाइस तो लगा रहता है हर वायर में, ओके। और अभी हम लोग यहाँ से कुछ एक्सटर्नल सेल लिया हमने और उस सेल के कारण यहाँ से करंट क्रिएट किया और अभी वो करंट इस वायर में पास हो रहा है, राइट। अब जैसे ये करंट यहाँ आएगा तो यहाँ से आगे इधर पास होगा, तो इस वायर में, ये ए बी वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा? तो इस वायर में क्रिएट होगा आई इंटू आर, इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्रिएट होगा। और अगर मैं वैल्यू में बोलूं, थियोरेटिकल वैल्यू बोलूं, तो लेट्स से ये 10 एम्पियर है और ये 5 ओम है, जो पहले भी एग्जांपल लिया था, तो 10 इंटू 5 कितना हुआ? 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट इधर इतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हुआ है? क्रिएट हो रहा है। जैसे कि मान लो ये 70 है और ये 20 है, तो 70 माइनस 20 कितना हुआ? 50। तो 50 का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। अरे हाँ या ना? बट ये तो हमने थियोरेटिकली बातें चल रही ना। हम एक चाहते हैं कि हमारे पास कोई डिवाइस हो जिसके दो वायर के दो पार्ट इधर लगा दिए और वो डिवाइस बीच में रहेगा, तो वो हमें 50 वोल्ट पे सप्लाई, मतलब 50 वोल्ट दिखा दे कि आपका इधर 50 वोल्ट लिखा हुआ है, तो 50 पे इधर नीडल जाएगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट। तो इतना इजीली हमें मेजर करना है, हमें ऐसे ये सब थियोरेटिकल वैल्यू से मेजर नहीं करना है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये काम कौन करे हमारे लिए? कौन करे बोलो? तो चलो हमने गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। बट गैल्वेनोमीटर का प्रॉब्लम क्या है? गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, कौन? कैपिटल जी, वो नेचुरली बहुत कम है। क्यों बहुत कम है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का ओरिजिनल काम क्या था? करंट को सेंस करना, या उसमें एक निडल होती है, जैसे करंट पास होता है निडल के ऊपर टॉर्क एक्ट होता है, और वो टॉर्क एक्ट होगा ही होगा क्योंकि वहां पे वो हॉर्सशू मैग्नेट है और उसके कारण वो निडल डिफ्लेक्ट होगी, मतलब वो कॉइल घूमेगी और उसके बाद कौन लगा हुआ है? निडल, वो डिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है? सो देयरफॉर ये गैल्वेनोमीटर जो है, इसका जो रेजिस्टेंस है, नेचुरली उसका रेजिस्टेंस बहुत लो है। तुम बोलोगे वो क्या प्रॉब्लम है फिर, मतलब वो कैसे चैलेंज हुआ? तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम है, तो जब हम लोग इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे करंट, सॉरी वोल्टेज को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, तो यहां तक कितना करंट आ रहा है बोलो? 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर करंट जैसे यहां पे आएगा, वो 10 एम्पियर करंट देखेगा कि ऊपर की ब्रांच में रेजिस्टेंस काफी कम है, तो मैक्सिमम करंट कहां जाएगा? गैल्वेनोमीटर में जाएगा। तो मान लो 8 एम्पियर करंट उधर गया, पहली चीज तो उतना करंट उधर जाएगा तो ये तो डैमेज ही हो जाएगा, और दूसरी चीज इधर करंट कितना गया? 2 एम्पियर, तो 2 इंटू 5 कितना हुआ? 10। तो जो आपका वोल्टेज नेचुरली कितना होना चाहिए? 50 वोल्ट इसके अक्रॉस, वो कितना हो गया अभी? 10 वोल्ट, क्योंकि वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर को करंट अंदर लेना नहीं चाहिए था, उसको बस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना चाहिए था? मेजर करना चाहिए था। वो छोड़ के उसने अपने अंदर क्या ले लिया? करंट ले लिया। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। इस तरीके से, इस कारण आप लोग गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली कैसे यूज नहीं कर पाओगे, तो वो डायरेक्टली वोल्ट मीटर जैसा काम, राइट। तो वो वोल्ट मीटर जैसा काम कब करेगा, राइट? तो अगर वो अपने अंदर करंट नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा? तुम बोलोगे बट वो वोल्ट मीटर जैसा काम क्यों करेगा बट, राइट? तो मैं बोलूंगा भाई उसमें निडल लगा हुआ है ना, करंट फ्लो हुआ। एक बात बताओ,
तुम्हें रिलेशन समझो, मतलब तुम में से आधे लोगों को पता नहीं, ये दिमाग में जाता ही नहीं, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, करंट है। तो अगर वोल्टेज बढ़ता है मतलब करंट भी, और पावर दोनों की 1 है। मतलब अगर लेट्स से 1 एम्पियर से करंट बढ़ रहा है तो बिल्कुल उस 1 एम्पियर के प्रोपोर्शन में कौन बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, या वोल्टेज बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। ठीक, अब वो जो ध्यान दो, इधर हम एज्यूम करो कि हमने ये पता किया कि 1 एम्पियर करंट मतलब कितना वोल्टेज, ये हमने पता कर लिया मान लो। तो 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू लेट्स से 5 वोल्ट, इतना ऐसा कुछ हमें आ गया, रेशो 5 वोल्ट का आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर जो कैलिब्रेशन है, पहले एमीटर में जो कैलिब्रेशन रहता था वो एम्पियर में रहता था, अब यहाँ कैलिब्रेशन समझता है क्या, स्केल, वो जो स्केल लिख रही थी, अब ये जो निडल है वो वही होगी, सब कुछ वैसा ही होगा, बस जो कैलिब्रेशन रहेगा वो किस में रहेगा, वोल्ट में रहेगा, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। और जैसे जैसे निडल डिफ्लेक्ट होगी वैसे वैसे हमें क्या मिलेगा, बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर में यही वाला कैलिब्रेशन क्या रहेगा, एम्पियर में रहेगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। तुम बोलोगे ऐसे कैसे, आप बस करंट को हटा के एक वोल्टेज लिख रहे हो। भाई वोल्टेज और करंट आपस में कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके पावर भी बिल्कुल क्या है, सेम है, तो ये पॉसिबल है। सो आपको बस वो स्केल हटानी है एम्पियर वाली, और कौन सी वाली स्केल लगानी है, वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये वाली स्केल लगा देनी है, समझा, इतना इजी है वो। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि गैल्वेनोमीटर अपने अंदर करंट ले लेगा और क्या हो जाएगा, डैमेज, या फिर अपने अंदर करंट लेगा और जितना पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में था उतना मेजर नहीं होगा। तो गैल्वेनोमीटर का एक ही प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल वोल्टेज मेजर कर सकता है, बट प्रॉब्लम ये एक ही है कि वो आपके अंदर क्या ले रहा है, करंट ले रहा है। तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या प्रॉब्लम है कि वो गैल्वेनोमीटर अपने अंदर क्या ना ले, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब उसका खुद का रेजिस्टेंस काफी हाई हो। बट गैल्वेनोमीटर को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी बना हुआ है, उसका रेजिस्टेंस नेचुरली लो ही है। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस बढ़ा, उससे बेटर ये है कि आप उसके साथ सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस क्या करो, सीरीज में। क्यों, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ऐड होगा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, उसका, इसका नहीं, इस वायर का। तो अब इस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो जब 10 एम्पियर करंट यहां पे आएगा तो वो देखेगा आगे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो वो किस में से पास होगा, अरे दूसरे में से नहीं, वायर एबी में से, इसका नाम एबी है ना। तो 10 एम्पियर करंट इधर आया, 10 में से बहुत कम, ठीक है, क्योंकि वायर है तो थोड़ा बहुत तो करंट क्या होगा, पास होगा ही। बट अब जो पहले 8 एम्पियर इतना ज्यादा करंट पास हो रहा था, अब उतना ज्यादा करंट इधर पास नहीं होगा, तो 9.9 या 9.8 एम्पियर करंट इधर अभी पास हुआ, एंड ओनली वेरी 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 स्मॉल करंट 0.2 एम्पियर इधर पास हुआ। तो अब इधर कितना हुआ, बोलो, 9.8 इंटू 5, तो 5 8 40, 5 9 45, और ये 4 कितना है, 49। तो 49 वोल्टेज, आपका वोल्टेज इधर कितना है, बोलो, 49। बट एक्चुअल में कितना था, तो एरर कितने का हुआ, और सारे डिवाइसेस में एरर होता ही है, ऐसा कोई डिवाइस नहीं जिसमें क्या नहीं है, एरर नहीं है। तुमने अगर घर का अगर सप्लाई आता है तो तुमने देखा होगा वो लिखते 220 से लेके 240, वो खुद श्योर नहीं कि 220 है कि 2, उनको पता है उसके बीच में कहीं पे, बिकॉज देयर इज ऑलवेज एरर इन द कैलकुलेशन, ऑलवेज, कोई भी डिवाइस एरर फ्री। सो देयरफॉर गैल्वेनोमीटर अपने अंदर करंट ले रहा है, इसलिए वो किसके ऐसा काम नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए आपने गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगा दिया अभी, हाई रेजिस्टेंस इन, ठीक। और एक और काम कर देना, गैल्वेनोमीटर में जो स्केल लगी हो, जो एमीटर वाली थी, एम्पियर वाली, वो किसकी वाली करो, खत्म। अब वो क्या देगा तुमको, वोल्टेज देगा, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, जितना भी वोल्टेज हो वोल्टेज दे देगा। और इस तरीके से कौन कन्वर्ट हो गया, बोलो, किस में कन्वर्ट हो गया, हाँ। तो पहला क्वेश्चन 1 मार्क का, हाउ टू कन्वर्ट एन गैल्वेनोमीटर इनटू एन, कैसे, by connecting a register of very high resistance in, right। तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है, हो गया, ठीक है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे।
सर्किट कैसा दिखाएंगे? तो ये होगा गैल्वेनोमीटर, ये होगा उसके साथ, ठीक है। ये वो वायर ए बी है, इधर आन दो, ये वो वायर ए बी है जिसका हमें क्या मेजर करना था? पोटेंशियल डिफरेंस। वायर ए बी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। हाई रेजिस्टेंस का सिंबल एक्स और वायर का रेजिस्टेंस कितना? आर। ओके, वायर में मतलब सर्किट में कितना करंट एंटर कर रहा है? आई करंट एंटर कर रहा है, अरे है नहीं? बट यहां पे जैसे ही वो करंट इधर आएगा, आई में से बहुत थोड़ा इधर जाएगा। कितना जाएगा? आई जी, क्योंकि आगे कौन लगा हुआ है? और गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं? और फिर बचा हुआ आई में से आई जी इधर गया ना, तो आई माइनस आई जी, करंट इधर जाएगा। अरे आया नहीं? वापस बोलो, हमें इधर कॉन्सेंट्रेट करना। हमें इस वायर, ये जो दो पॉइंट है ए बी पॉइंट, या फिर ये जो वायर आपको दिख रही है, इस वायर के जो दो पॉइंट ए और बी, इनके बीच का क्या मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। उसके लिए हमने क्या कनेक्ट किया? गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, और ये दोनों मिलके अभी क्या बनेंगे? वोल्ट मीटर। टुगेदर दे आर कॉल्ड। तो जो आप लोग इलेक्ट्रिशियन के पास वोल्ट मीटर देखते हो ना, वो इतना इजी टू फॉर्म है। उसके अंदर बस क्या है बोलो? गैल्वेनोमीटर है, और एक बहुत हाई रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है? बस इतना सा अरेंजमेंट है। और वो मतलब वो अरेंजमेंट ऐसा है, देखो ये गैल्वेनोमीटर है, वो जो इलेक्ट्रिशियन लेके घूमते हैं वो ये है, बस यही लेके घूमते हो लोग। और इतने पार्ट को लोग किस क्या बोलते हैं बोलो? जिसको उन्होंने वो प्लास्टिक के बॉक्स में पैक किया हुआ है, इतने पार्ट को। और ये प्लास्टिक के बॉक्स में से बाहर क्या निकली? दो वायर। अब उनको जिसके भी घर का सप्लाई मेजर करना है, सप्लाई का वोल्टेज, ये दो वायर निकाल, मतलब ये दो वायर ऐसे यहाँ पे कनेक्ट करते, अरे है नहीं? और फिर वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है। वो कैसे मेजर होता है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ यहाँ पे। खैर एनीवेज, सो यहां तक क्लियर है? वापस कितना करंट आया? आई में से कितना करंट इधर गया? वेरी स्मॉल, आई जी, राइट। अच्छा, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस चाहिए बोलो? मतलब इस वायर के दो पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो एक बात बताओ, मैं यहाँ पे दो और पॉइंट ले रहा हूं, पी क्यू, है ना? तो ये देखो, इधर इस पी क्यू वायर में कितना रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस बोला, रेजिस्टेंस। पी क्यू वायर में कितना रेजिस्टेंस है? जल्दी बोलो। जी प्लस, सही, क्योंकि ये दोनों किस में है? अच्छा, तो पी क्यू जो है वो ए बी के साथ कैसा है? सीरीज नहीं है, जी और एक्स पैरेलल, सॉरी सीरीज में। बट पी क्यू की कैसा है? पैरेलल में। किसके साथ? तो अगर आर और जी प्लस एक्स पैरेलल में है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के अक्रॉस होगा उतना ही, नहीं समझा? तो देखा जाए तो पी क्यू खुद का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पी क्यू, बट वो किससे इक्वल रहता है? ए बी से, बिकॉज पी क्यू पैरेलल में कनेक्टेड है किसके अक्रॉस? सो हमें पोटेंशियल डिफरेंस किसका मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, जल्दी से बोलो, ए बी। हमें ए बी का मेजर करना है। बट ए बी के अक्रॉस कौन, मतलब ए बी के साथ कौन पैरेलल में कनेक्टेड है? पी क्यू। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस और ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू। क्लियर है क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। अच्छा, ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस, ए से लेके बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेजर करना है मान लो, और वो हमें पता, तो फिर ए टू बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने वी लिया, लेट्स से, क्या लिया? तो फिर ये v इधर रख दिया, मुझे v मेजर करना है। बट हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी किससे इक्वल है? तो जल्दी से बोलो, पी क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू, तो पी क्यू में से पास होने वाला करंट मल्टीप्लाई बाय पी क्यू का रेजिस्टेंस। कितना करंट है पी क्यू का? करेक्ट, वेरी गुड। और कितना रेजिस्टेंस है? राइट, जी प्लस एस, खाली जी नहीं, खाली एस नहीं, सॉरी जी प्लस एक्स। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां से तुम लोग ना ये एक्स कैलकुलेट करो। क्यों? ये वही रीजन है जहां, जिस रीजन से हमने पहले शंट कैलकुलेट किया था। तुम्हें समझाता हूँ, ये तुम लोग देखते रहो। आई जी इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो वी अपॉन आई जी इज इक्वल टू क्या आया? जी प्लस एक्स। अच्छा, जी इधर प्लस है ना, इस तरफ आया तो
तो V अपॉन आई जी माइनस जी इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई बोलो? V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। बराबर है। अब जल्दी से बोलो, ऑलरेडी वैल्यू किसकी पता है? गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की। नोन है कि अननोन है? अरे केल्विन का मेथड, वहां पे हमने गैल्वेनोमीटर को ऑलरेडी कनेक्ट किया था लेफ्ट गैप में, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी है। गैल्वेनोमीटर का करंट रेटिंग भी हमारे पास है, 1 एम्पियर, मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, ये ऑलरेडी नोन रहता है। तो ये दो वैल्यू ऑलरेडी नोन रहती है। अब ये V क्या है? V वो वोल्टेज है जो हमें क्या करना है? मेजर करना है। V वो वोल्टेज है जो हमें मेजर करना है। आप ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको ना अपने उसके अच्छा वो घर पे काम करता है मान लो, मतलब घर ये जो होम सप्लाई है उसके ऊपर काम करता है। तो होम का सप्लाई 220 वोल्ट से लेके 240 के बीच में होता है मैक्सिमम। मिनिमम 0 भी हो सकता है, अरे सप्लाई ही नहीं आ रहा है तो 0 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट इस रेंज का उसको सप्लाई मेजर करना है, 0 से। तो मैक्सिमम कितना मेजर करना है उसको? तो फिर यहाँ पे 240 पुटअप करेंगे। कितना पुटअप करेंगे? आई जी ऑलरेडी पता है, जी ऑलरेडी पता है, तो आपको यहां से एक्स मिल जाएगा। एक्स क्या है? हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड दैट शुड बी कनेक्टेड इन with so it can be converted into। तो आंसर तो मतलब क्वेश्चन तो वही है ना कि भाई हाँ ठीक है, वोल्ट गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अगर मैं एक्स कनेक्ट कर दूंगा तो वो क्या बनेगा? बट वो एक्स की वैल्यू कितनी हो, राइट? तो वो डिपेंड करता है कि आपको वोल्ट मीटर का रेंज कितना रखना है। तो वोल्ट मीटर का रेंज हमें 240 वोल्ट रखना है, तो यहाँ पे कितना पुटअप करो? और 240 वोल्ट मीटर रेंज का आपको क्या मिल जाएगा? एक्स हाई रेजिस्टेंस मिल जाएगा। वो उसको उठा के किसके साथ ज्वाइन करो? कैसे? तो वो क्या बन गया? अब जिसकी रेंज क्या रहेगी? मैक्सिमम 240, मिनिमम क्या? तो 0 से लेके 240 के बीच में कोई भी वोल्टेज वो क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सपोज लेट्स से कोई हाई सप्लाई इसमें इंडस्ट्री में काम करता है, उसको 1000 वोल्ट तक मेजर करना है। मतलब उसको ऐसा वोल्ट मीटर चाहिए कि अगर 1000 वोल्ट तक का भी सप्लाई हो तो मेजर कर ले। तो वो V के जगह पे क्या पुट करेगा? 1000। IG और G फिक्स है कि चेंज होते रहते? अरे वो गैल्वेनोमीटर है, वैल्यूज फिक्स है उसकी, तो IG और G फिक्स है। इधर क्या पुट करेंगे? 1000 वोल्ट। अब हमें वापस से क्या मिलेगा? हाई रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद सो दैट वी गेट अ वोल्ट मीटर व्हिच कैन मेजर द वोल्टेज फ्रॉम द 0 वोल्ट टू 1000। बस समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे पहले आपके लिए क्या कनेक्शन जरूरी था बोलो? हाई रेजिस्टेंस, राइट? उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझा कि नहीं? ओके। अब आगे एक और चीज, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमको V और VG इनको कंपेयर करने बोलूं, V मतलब वो वोल्टेज जो हमें मेजर करना है, और VG मतलब वो वोल्टेज जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस है, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज। हाँ, तो कौन सा वोल्टेज ज्यादा रहेगा, V की VG? हाँ, अरे तुम लोग वापस कंफ्यूज गधो। व्हाट इज वोल्टेज? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इनटू गैल्वेनोमीटर का करंट स्मॉल, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल, तो उसका वोल्टेज भी क्या? और ये वाला वोल्टेज तो मेजर करना है, वो तो कितना भी हो सकता है। हमारे घर का तो 220 होता है, 240 होता है, तो ये V काफी और VG काफी कम है। तो फिर अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं कि V जो है वो n टाइम्स ऑफ क्या है? VG है। What is V? Potential difference to be measured. What is VG? Potential difference of galvanometer. तो आगे बढ़ो, V is equal to n को वैसे रखो। अब इस VG की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। V क्या? पोटेंशियल डिफरेंस है ना? हाँ, क्या बोला तुमने? IG इंटू G। वेरी गुड। करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ये आया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। बट इस V की वैल्यू हमें तब पता चलेगी जब हमें क्या पता चलेगा? n। तो फिर हमारे पास x की वैल्यू है ना, तो क्या है x की वैल्यू बोलो? x इज इक्वल टू क्या था वो? IG क्या था? IG V अपॉन IG माइनस G। तो x इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी आई बोलो? n टाइम्स ऑफ IG इंटू G अपॉन IG माइनस G। IG क्या होगा? x इज इक्वल टू n G माइनस G। G यहां से क्या निकलेगा? तो G इंटू कितना आएगा? x आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि आपने वो x कैलकुलेट करके तो वोल्ट मीटर बनाया। G आपके पास ऑलरेडी है,
ये पुटअप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, और n पुटअप करोगे तो n मल्टीप्लाई टाइम्स ऑफ Vg आपको क्या मिलेगा, V। तो इस तरीके से आप लोग वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है क्या, थियोरेटिकली बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ डाउट है यहाँ पे? तो अब आपको समझ में आ गया है कि गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर और बिकॉज उसके पास ऑलरेडी निडल है, और वो निडल मूव होती जब भी करंट क्या होगा, मतलब जब भी वोल्टेज होगा या करंट होगा, क्योंकि वोल्टेज होना मतलब करंट होना, या करंट होना मतलब वोल्टेज या करंट के रिस्पेक्ट टू निडल क्या होती है, मूव होती है। हमें बस निडल के ऊपर लगाना है 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, बराबर है। बट एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि पूरा करंट अगर उसके अंदर भेज देंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली एमीटर जैसा काम, तो उसको बचाने के लिए क्या कनेक्ट किया, इन पैरेलल, याद है कि नहीं, शंटिंग करके गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। और अब हमें गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना था, वोल्ट मीटर में, राइट। बट अगेन इधर प्रॉब्लम क्या था कि जो भी वोल्ट मीटर का काम करेगा वो अपने अंदर करंट लेना नहीं चाहिए, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि करंट नहीं लेना चाहिए ना वो। बट गैल्वेनोमीटर का नेचुरली रेजिस्टेंस क्या होता है, बिकॉज इट्स करंट सेंसिटिव डिवाइस, तो उसका रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमने क्या कनेक्ट किया, अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन। अब वो अपने अंदर करंट नहीं लेगा, और अब किसको मेजर करेगा बोलो, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को। अरे आया ना, और कैसे मेजर करेगा, बस उस नीडल के ऊपर 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट लिख दो, ऐसे मेजर कर लेगा। अरे आया नहीं, और कितना एक्स कनेक्ट करना चाहिए वो क्लियर है क्या, कितना एक्स कनेक्ट करना चाहिए वो रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी भी रेंज का वोल्ट मीटर बनाना चाहते हो उतनी रेंज का इधर आप लोग वी पुटअप करो, आपको एक्स आ जाएगा, और वो एक्स इधर कनेक्ट कर दिया इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, तो वो जो अरेंजमेंट है वो क्या बनेगा, वोल्ट मीटर बाउंसर है। क्लियर है, ठीक है, हो गया, चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। न्यूमेरिकल में करवा दूंगा।